हाँ ठीक है। ठीक है मतलब लाइक ठीक है, हैक मतलब ठीक है, ये तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा डिफ तुमने थोड़ा रिलेटिवली अच्छा ही वो दिया। लाइक मेरे लिए तो बचपन में ऐसा था कि भाई कंप्यूटर पे बैठा, कुछ दबाया और जो भी चीज़ हैक कर रहा हूँ, मतलब उसमें से जो भी मुझे चाहिए वो मुझे मिल गया। ठीक है। तो वही अभी तक हमने जैसे 3-4 फ़ील्ड्स जो देखे हैं, उनमें तुम देखोगे कि ये जो हमारा एक इमेज होता है इस हैकिंग का, ये वाला इमेज अभी तक दिखता नहीं है, जितने हमने फ़ील्ड्स अब तक करे हैं। बट जो वेब एक्सप्लॉइटेशन है और जो पॉनिंग वाला सेक्शन है, उसमें ही हमको सबसे फर्स्ट टाइम मतलब वो चीज़ दिखनी शुरू होगी। ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले वेब वेब एक्सप्लॉइटेशन शुरू करेंगे। तो आज के में मतलब जो सबसे पहला जो है जो वो है हैकिंग ऑफ वेबसाइट्स। ठीक है, उसमें बेसिकली हैक करने का मतलब एक्चुअल में क्या है, काफ़ी डिफरेंट सिनेरियोज में डिफरेंट मतलब हो सकता है। बट बेसिकली क्या होता है कि या तो तुम ऐसा डेटा उसमें से निकालो जो तुम्हें एक्सेस ना हो, जिस डेटा का जो डेटा हिडन होना चाहिए था एक यूज़र के लिए, या फिर तुम उस सर्वर के अंदर शेल लेके आओ। सबको इस बात का मतलब समझ आ रहा है कि सर्वर के अंदर शेल का क्या मतलब है? देखो कोई भी वेबसाइट होगी ना, वो एक सर्वर पे होस्टेड होगी, ये बात सबको पता है कि किसी को नहीं पता? ठीक है, निकुंज को पता है। मैं एक बार फिर भी बता देता हूँ। लाइक सर्वर का मतलब कुछ नहीं है, बेसिकली एक कंप्यूटर ही है। ठीक है, उस कंप्यूटर पे एक वेबसाइट चल रही होगी जो, और किसी को भी उस वेबसाइट से कनेक्ट करना है तो वो उस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस डालता है बेसिकली, और वो उससे कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ हम अभी नेटवर्किंग में अच्छे समझेंगे थोड़ा सा पार्ट उसका। बट बेसिकली कि एक सर्वर, एक कंप्यूटर रहता है जिसको हम सर्वर बोलते हैं, और उसके ऊपर वो वेबसाइट चलती है, और जिसको भी जाना है वो वेबसाइट पे बेसिकली उस कंप्यूटर से कनेक्शन बनाना पड़ता है उसको वो वेबसाइट देखने के लिए। ठीक है, तो अगर हम उस सर्वर के अंदर समहाउ अपनी कमांड्स रन कर सकें, जैसे हम शेल के अंदर रन करते हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, राइट? जैसे हमने लिनक्स में फर्स्ट सेशन में देखा था वैसे ही बिल्कुल। तो एग्जैक्टली उसी चीज़ का बात कर रहा हूँ कि शेल लेना है सर्वर के अंदर। अब एक चीज़ जो है वो ये है कि हमने, किसी को याद है जब मैंने लिनक्स बताया था तो मैंने एक बताया था उसका कॉमन यूज़ क्या है? तब मैंने एक बताया था कि अभी तक मतलब वर्ल्ड में जितने भी सर्वर्स हैं मोस्टली सब लिनक्स पे चलते हैं, ये चीज़ मैंने बताई थी तब। तो अब हम उसको देखेंगे कि हमारा जो लिनक्स सीखने का पॉइंट था वो अब कैसे काम आ सकता है हमें। ठीक है, तो तुम देखना वो लिनक्स की सारी कमांड्स बीच में देखने को मिल जाएंगी। ठीक है। अब एक चीज़ तो तुम्हें ध्यान रखना है कि वेब एक्सप्लॉइटेशन हो गया, पॉनिंग हो गया, रिवर्स इंजीनियरिंग, ये सब जो फील्ड्स है ना, ये बहुत ज़्यादा वास्ट फील्ड्स है। ठीक है, अगर तुम एक्सपेक्ट करोगे कि तुम सारा नॉलेज गेन कर लो और फिर तुम उस पर कुछ करना शुरू करो तो कभी नहीं हो पाएगा वो। ठीक है, इसमें जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो तुम्हें चाहिए वो है कि एक्चुअल में वो चीज़ काम कैसे करती है। अगर तुम्हें समझ आ गया काम कैसे करती है, तो कोई भी जो एक्सप्लॉइट नया आएगा या फिर जो ऑलरेडी एग्जिस्ट भी करते हैं, तुम वो खुद से भी समझ पाओगे कि क्यों काम करते हैं। तो रेदर देन सब कुछ रीड करते रहना, इट्स बेटर कि तुम बिल्कुल फंडामेंटल चीज़ को अंडरस्टैंड करो कि वो कैसे काम करता है, उसके एक दो एग्जांपल्स देखो और फिर बाकी का खुद से बिल्ड करो। ठीक है, तो इस वर्कशॉप में हम वही करने वाले हैं, मैं तुम्हें बिल्कुल फंडामेंटल्स बताऊंगा वेब के और एप्लीकेशन कैसे काम करती है उस चीज़ के, और उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, और उसके आगे तुम्हारे तुम्हारे लिए कुछ प्रैक्टिस टास्क होंगे जो तुम्हें खुद करने हैं। ठीक है, उसमें तुम्हें थ्योरी भी एक्सप्लोर करनी होगी और प्रैक्टिस भी करनी होगी। ठीक है। तो पहले तो यही सवाल देखते हैं कि इंटरनेट क्या होता है। सब लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, तुम भी ये मीट अटेंड कर रहे हो इंटरनेट के थ्रू कर रहे हो। तो एक इंटरनेट का तुम्हारे दिमाग में कोई डेफिनेशन बनता है कि क्या होता है इंटरनेट? आज तक सोचा है कभी इंटरनेट क्यों है, कैसे काम करता है, कुछ भी हल्का सा भी अगर कभी सोचा है तो किसी ने? हाँ ठीक है, वरुण ने बोला कनेक्शन बिटवीन कंप्यूटर्स। अच्छा तो अब ये बताओ, मेरा लैपटॉप पड़ा है, मेरे रूममेट का लैपटॉप पड़ा है, हम में तो कोई कनेक्शन है नहीं, तो हम एक इंटरनेट का पार्ट नहीं है क्या? क्या लगता है? मतलब मेरे को तो कोई वायर साथ में जुड़ती हुई दिख नहीं रही है, तो वो इंटरनेट का पार्ट नहीं हुए क्या हम दोनों? सेम इंटरनेट का पार्ट नहीं हुए? कोई इस पे थॉट किसी का? वाईफाई कनेक्शन ठीक है, बट इसका मतलब कोई वायर्ड कनेक्शन नहीं है? अगर वाईफाई कनेक्शन है तो कोई वायर्ड कनेक्शन नहीं है, या फिर पॉसिबल ही नहीं है?
ठीक है, मतलब मैं बताता हूँ। देख ऐसा है कि इंटरनेट में क्या है कि हर 2 कंप्यूटर आपस में एक साथ कनेक्टेड नहीं है, ठीक है? मेरा सिस्टम, मैंने मान लो लैन कनेक्ट किया हुआ है अपने सिस्टम में, ठीक है? मेरे रूममेट ने भी लैन कनेक्ट किया हुआ है अपने सिस्टम में। हम दोनों डायरेक्टली एक वायर से कनेक्टेड नहीं है, बट हमारा जो लैन है वो किसी सेंट्रल सिस्टम में कनेक्ट हो रहा है। हमारे इंस्टीट्यूट का हर लैपटॉप जो लैन से कनेक्टेड होगा, किसी एक सेंट्रल पॉइंट से कनेक्टेड होगा एक लैन से। जैसे तुम्हारे रूम के बाहर राउटर होता है, उससे कुछ कुछ लैपटॉप कनेक्टेड है। फिर थोड़ी देर बाद थोड़े दूर दूर एक और राउटर होता है, कुछ लैपटॉप उससे कनेक्टेड होंगे, ठीक है? अब ये राउटर आपस में कनेक्टेड होते हैं वाया वायर, समझ रहे हो कि धीरे धीरे करके छोटे से बड़ा हो रहा है। अब वो जो दो राउटर है वो आपस में कनेक्टेड है, ऐसे 4 राउटर कनेक्ट हुए, पूरा एक बिल्डिंग कनेक्ट हुआ, बिल्डिंग से बिल्डिंग कनेक्ट हुआ, है ना, सिटी कनेक्ट हुई। ऐसे करके पूरा वर्ल्ड एक इंटरनेट से कनेक्टेड है, ठीक है? तो बेसिकली जो ये पॉइंट है ये वही है। ये इमेज है, ये कोई रैंडम इमेज नहीं है, ये एक्चुअल में एक छोटे से इंटरनेट के छोटे सेक्शन का एक्चुअल विजुअलाइजेशन है। तुम देख सकते हो कितने सारे इंटरकनेक्शंस है, बहुत सारे, ढेर सारे। और अगर तुम ध्यान से देखो तो छोटे छोटे तुम्हें इस तरह की चीजें दिख रही है, जो ये बेसिकली एक सब नेटवर्क की तरह है कि एक छोटे से, मैंने अभी बताया कि एक तुम्हारा राउटर लगा है बाहर, उससे 6-7 डिवाइसेस कनेक्टेड है। सिमिलरली वो है, और वो राउटर फिर बाकी हर जगह से कनेक्टेड है, ठीक है? तो ये उसी चीज़ का एग्जांपल है। तो इंटरनेट कुछ नहीं है बेसिकली, कनेक्टेड सिस्टम, कुछ नेटवर्क है, छोटा नेटवर्क है और एक और नेटवर्क है, उन दोनों का इंटरकनेक्शन है। और ऐसे बहुत सारे इंटरकनेक्शन है, इसको हम इंटरनेट बोलते हैं, ठीक है? अब मान लो मेरे को जैसे तुमने, मान लो तुम्हें ईमेल करना है, ठीक है? तो डायरेक्ट ईमेल करना है, मतलब ईमेल करना है, तुम्हें एक मैसेज करना है, मान लो अपने लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप में। तो तुम्हें क्या लगता है प्रोसेस क्या होता है? मतलब जब मैं छोटा था या फिर जब मुझे आइडिया नहीं था, मेरे को लगता था ये होता है कि भाई मेरे सिस्टम ने इसको हेलो भेजना है, इसको डायरेक्टली कनेक्ट किया इससे मैंने और बोल दिया हेलो। बट अभी हमने देखा कि डायरेक्ट कनेक्शन तो है नहीं, राइट? अभी हमने देखा कि डायरेक्ट कनेक्शन तो है नहीं, तो फिर कैसे भेजेगा ये? देखो कि कभी कोई सिस्टम डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। ऑल्सो जो मशीन है वो हेलो तो समझेगी नहीं, हमने ये पहले भी देखा था फोरेंसिक्स में कि मशीन तो 1 और 0 समझती है, मशीन हेलो तो समझेगी नहीं। तो इसका मतलब ये जो एक अप्रोच हमें लगता है कि शायद डायरेक्टली ऐसे होता होगा, वो गलत है, ठीक है? बेसिकली मशीन में कनेक्ट कैसे करती है, प्रोटोकॉल। किसी को प्रोटोकॉल का लिटरल मीनिंग पता है? प्रोटोकॉल्स कुछ होता है, किसी को लिटरल मीनिंग पता है उसका? इसको वेबसाइट के उसमें मत सोचो। इन जनरल प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? धैर्य बताओ, क्या क्या लगता है तुम्हें? हाँ, रूल्स, ठीक है, बहुत सही। बेसिकली प्रोटोकॉल का मतलब रूल होता है, ठीक है? इसका लिटरल मीनिंग विकिपीडिया पे अगर तुम सर्च करोगे तो रूल्स ही आता है। तो सिमिलरली हमारे नेटवर्किंग में भी, इंटरनेट में भी कम्युनिकेशन करने के लिए कुछ रूल डिफाइन हुए हैं, उनको हम प्रोटोकॉल बोलते हैं। कि अगर मुझे, अगर कम्युनिकेशन करना है तो ये सेट ऑफ रूल्स मुझे फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है? उसका एक फिक्स सिंटैक्स हो गया, ठीक है? और वो उसको हम, उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों में कर सकते हैं, ठीक है? तो तुम्हें इससे एक, हमने एक प्रॉब्लम जो थी वो ओवरकम कर ली, ये प्रॉब्लम कि दो मशीन्स हैं या फिर दो अलग डिवाइस। जैसे मैंने अभी कहा कि मेरा लैपटॉप जो है वो एक मॉडेम से कनेक्टेड है, राउटर से कनेक्टेड है जो रूम के बाहर लगा है। अब मेरे को अब डाउट ये आना चाहिए कि यार वो अलग डिवाइस है, ये एकदम अलग डिवाइस है, ये दोनों आपस में बात कैसे कर सकते हैं? बट कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने क्या कहा कि इररिस्पेक्टिव ऑफ डिवाइस हमने एक रूल फिक्स कर दिया है, हमने एक सिंटैक्स फिक्स कर दिया है। अब उसके हार्डवेयर या उसके सॉफ्टवेयर की वो दिक्कत है कि उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है। बट इन दी एंड दोनों सेम भाषा में बात करेंगे, ठीक है? और जो भाषा जिसमें ये बात करते हैं वो टीसीपी आईपी होता है, ठीक है? इंटरनेट में कोई भी कम्युनिकेशन होता है उसका जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है वो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल होता है, उसके बारे में हम अभी देखते हैं, ठीक है? तो टीसीपी आईपी की जो फुल फॉर्म है वो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल स्लैश इंटरनेट प्रोटोकॉल होती है, ठीक है? इसके अंदर बेसिकली 5 या 4 लेयर होती है, डिपेंडिंग कि तुम किस तरह से स्टडी कर रहे हो उसको, बट हम 4 वाला लेयर मॉडल लेके चलते हैं, ठीक है? अब जो इसके अंदर हर लेयर है ना, वो हर लेयर जो है उसका अपना एक सेट ऑफ रूल्स है कि कैसे वो कैसे अपना डेटा उसके अंदर डालेगा लेयर के अंदर, ठीक है? तो सबसे पहले हम फिजिकल लेयर की बात करते हैं। इसको हम नेटवर्क एक्सेस लेयर या लिंक लेयर भी बोलते हैं। ये लेयर है जो हमारी बेसिकली डायरेक्टली फिजिकली कनेक्ट करती है कंप्यूटर्स को। जैसे जो मेरी लैन वायर है वो मेरी फिजिकल लेयर वाला काम करती है, ठीक है? कि जो फिजिकल एक्चुअल फिजिकल कनेक्शन है वो किससे हो रहा है, तो वो वायर से हो रहा है।
तो वो वायर के अंदर कैसे डेटा जा रहा है उस चीज़ को जो बना रहा है प्रोटोकॉल, वो इथरनेट लेयर के अंदर होता है, या फिर फिजिकल लेयर। ठीक है। उसके बाद इंटरनेट लेयर होती है। इंटरनेट लेयर का काम क्या है कि ये बताना कि भाई मेरे को कौन से कंप्यूटर को डेटा भेजना है। अगर तुम्हें डेटा कहीं पे भेजना है तो तुम्हें पता होना चाहिए ना कि तुम्हें कहाँ पे भेजना है। जैसे तुम एक पोस्ट करते हो, अगर तुम उसमें अपना सेंडर एड्रेस और रिसीवर एड्रेस डालते हो ना, वैसे ही बिल्कुल आईपी एड्रेस डालना होता है एक उस सिस्टम का जिसमें तुम्हें भेजना है। और इंटरनेट में काम कैसे करते हैं कि देखो, बहुत सारे नोड्स हैं एक ग्राफ के अंदर, और उस ग्राफ के अंदर हमें ए से बी में शॉर्टेस्ट या फास्टेस्ट पार्ट ढूंढना है, और वो चेंज हो रहा है। तो इस तरह से कुछ बहुत तुम समझ सकते हो कि इतने सारे नोड्स में इतना तेज वो चलता है, तो बहुत ज्यादा अच्छी ग्राफ एल्गोरिथम्स यूज होती है उसको करने के लिए। उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर है। अब मान लो हम कंप्यूटर तक पहुंच गए। ठीक है। अब उस कंप्यूटर के अंदर हमें जानना है कि कौन से ऐप को ये चाहिए था, कि कौन से ऐप को डेटा भेजना है मैंने, है ना। तो वो जो है वो मेरा ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है। और उसके बाद जो मेरा ऐप के अंदर एक्चुअल डेटा था क्या, वो मेरा एप्लीकेशन लेयर का काम है। ठीक है। ये लेयर्स वाला पार्ट सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसका मैं एक ओवरव्यू दिखा देता हूँ। ठीक है। ठीक है। बेसिकली ये एक मतलब लाइव ओवरफ्लो करके एक यूट्यूब चैनल है जिसमें काफ़ी अच्छे से समझाया जाता है। तो अभी इसको मैं अच्छे से मतलब इसने एक वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था, तो मैंने वो वीडियो इंक्लूड कर दी है। बेसिकली क्या है, देखो ये तुम्हारा जो डेटा था वो ऐसे आया। फिर जो तुम्हारी ट्रांसपोर्ट लेयर है, उसने अपना डेटा इसके अंदर उसके ऊपर ऐड कर दिया उस डेटा के ऊपर। ठीक है। ये तुम्हारी थर्ड लेयर जो थी ट्रांसपोर्ट लेयर थी। ठीक है। उसके बाद जो तुम्हारी आईपी वाली लेयर थी, ठीक है, वो इंटरनेट लेयर जो थी वो अपना उसके अंदर एड्रेस डाल देगी कि सोर्स भाई यहाँ से आ रहा है और यहाँ से जाएगा, जैसे मैंने पोस्ट वाले के लिए बताया। ठीक है। फिर तुम्हारी जो फिजिकल लेयर है, उसके पास डेटा चला जाएगा। अब वो अब वो अपना सारा डेटा एक अपनी फिजिकल लेयर के थ्रू किसी और फिजिकल लेयर को भेज देगी। ठीक है। अब स्विच क्या है, जैसे हमारे लिए एक राउटर था स्विच। ठीक है, कि हमने अपने मेन वाले सिस्टम को भेज दिया, वो आगे किसी को भेज देगा। जो हमारा डेस्टिनेशन सिस्टम था वो ये वाला सिस्टम है। ठीक है। अब इसके पास डेटा आया, ये देखेगा कि डेटा के अंदर क्या क्या लेयर्स हैं। ठीक है। तो आईपी ने चेक किया कि भाई मेरा ये आईपी है क्या। हाँ, वो बोलेगा मेरा ये आईपी है, तो सही जगह सही चीज आई है, वो अपना वाला लेयर रिमूव कर लेगा और फिर अगली ऊपर वाली लेयर पे चल जाएगा। अब ये कहेगा कि अच्छा किस प्रोग्राम को चाहिए ये चीज। वो देखेगा कि पोर्ट 80 वाले प्रोग्राम को चाहिए, और वो उस एप्लीकेशन को कहेगा कि हाँ उस एप्लीकेशन को रन करना है और ये डेटा उसके अंदर भेजना है। ठीक है। तो वो इस वाली लेयर को हटा देगा। ठीक है। और जो टेक्स्ट है उस वाले एप्लीकेशन को भेज देगा। ठीक है। तो ये चीज समझ आई किसी को कि एक बार रिपीट करना है वीडियो वाला पार्ट? किसी को कोई डाउट इसमें? ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मतलब लगता है कि फालतू सा है, बट एक्चुअली अगर ये समझ नहीं आएगा तो काफी दिक्कत हो सकती है। अच्छा, समर्थ का डाउट है कि अगर स्विच के हम थ्रू भेजेंगे तो थर्ड पर्सन को पता चल जाएगा। देखो जो तुम्हारा देखो इसमें दो चीजें हैं। एक तो जो स्विच है वो किसी थर्ड पर्सन का कंप्यूटर नहीं होता, और अगर हो भी सकता है तो उसका मैं बताता हूँ कि क्या है। देखो तुम्हारा जो ये डेटा है ना, ये प्लेन टेक्स्ट में नहीं जाता। एक टाइम था जब ये डेटा प्लेन टेक्स्ट में जाता था, एचटीटीपी बोलते थे हम उस प्रोटोकॉल को, अभी भी हम उसी को स्टडी करते हैं। सब कुछ सेम है। क्रिप्टो का वर्कशॉप अटेंड किया था क्या सबने, जो इससे पिछला वाला वर्कशॉप था? ठीक है, उसमें ये बात मोस्ट प्रोबेबली करी होगी उसमें, कि एक इंक्रिप्शन करनी होती है पब्लिक की प्राइवेट की वाली। ये चीज अगर आर एस अर्नव ने बताया होगा। ठीक है। तो बेसिकली ये जो डेटा है ना, हम उसी ये तब तुमने अर्नव ने बताया होगा कि कैलिस है बॉब है, दोनों को बात करनी है बट कोई बंदा बीच में सुन रहा है। किसी को वो सिनेरियो याद है कि उनको एक मैसेज, है ना, एग्जैक्टली वही है। एक सिस्टम है, दूसरा सिस्टम है, दोनों को एक बात करनी है जो तुम्हारा प्रोटोकॉल है। बट जो स्विच है वो तीसरा पर्सन जिसको हमें सुनाना नहीं है। ठीक है। तो बेसिकली जो ये काम कैसे कर रहे हैं कि हम इंक्रिप्शन कर देते हैं इसके लिए। हम सिर्फ उसको आईपी दिखा देंगे स्विच को, और बोलेंगे कि भाई आईपी देख ले, बाकी का डेटा हम तेरे को नहीं दिखाएंगे। वो आईपी देखेगा, जहां उसको भेजना है वो उस डेटा को भेज देगा। ठीक है, ये समझ आया? क्रिप्टो वाली चीज से रिलेट करो इसको। जैसे एलिस और बॉब दो बंदे थे ना, अब हम दो सिस्टम्स की बात कर रहे हैं। अब तक जो पढ़ाया उसको रिलेट करो उस चीज से। ठीक है।
क्लियर हो गया समझ क्वेश्चन की, अभी भी कुछ डाउट है? ठीक है। तो अभी जो पुराना प्रोटोकॉल था जिसमें ये इंक्रिप्शन नहीं होता था उसको एचटीटीपी बोलते थे, बट अब जो नया प्रोटोकॉल यूज हो रहा है वो एचटीटीपीएस होता है। जैसे अगर तुम ये वेबसाइट खोल के देखोगे कोई भी, तो ये देखो तुम्हारा एचटीटीपीएस होता है यहाँ पे, ठीक है। और तुम मतलब तुम्हें अगर की वगैरह देखनी है तो तुम एक्चुअली यहाँ से कनेक्शन ये सिक्योर जो है ना, यहाँ से तुम सर्टिफिकेट और की वगैरह देख भी सकते हो, पब्लिक की प्राइवेट की जो भी मतलब होता है। प्राइवेट तो नहीं देख सकते ऑब्वियसली, पब्लिक की देख सकते हो, ई का वैल्यू दिख जाता है तुम्हें, वो सब चीज़ें देख सकते हो, एन का वैल्यू दिख जाएगा आरएसए के अंदर, ठीक है। एनीवेज तो आगे बढ़ते हैं। तो वही मैंने अभी जो कहा एचटीटीपी ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बेसिकली अभी हमने देखा था ना कि इसके अंदर कुछ लेयर्स हैं, हर लेयर का अपना प्रोटोकॉल है। देखो ये सारा जो 3 लेयर है ना, ये बहुत ज़्यादा हमारी जो हो गई हार्डवेयर टाइप की लेयर हो गई। मतलब ये जो डेटा है ये इम्प्लीमेंटेड ऑलरेडी मिलता है, हमें जिसको स्टडी करना है अपने पर्पस के लिए वो हमारा सिर्फ एप्लीकेशन लेयर का है, जो हमारा एक्चुअल डेटा है जो एक एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन में भेज रहा है, उसका सबसे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जो है एचटीटीपी है। उसके अलावा कोई कोई प्रोटोकॉल नाम नेम कर सकता है जो एप्लीकेशन लेवल पे चलता हो, किसने सुना हो कोई प्रोटोकॉल एच टी टी पी और एच टी टी पी एस के अलावा? गूगल सर्च कर लो, कोई तो बताओ, मतलब ठीक है चलेगा। हाँ एस एम टी पी। अंकित क्या होता है एस एम टी पी, अगर पता है तो? ठीक है कोई बात नहीं। बेसिकली एस एम टी पी क्या है कि दो ईमेल ईमेल सर्वर जो होता है, कि अगर तुम्हें एक सर्वर से ईमेल भेजनी है तो उसका जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो एस एम टी पी होता है, ठीक है। एक हाँ ठीक है, बहुत अच्छे आंसर्स आ रहे हैं। एफ टी पी हो गया, आर एस टी पी हो गया, हाँ पॉप थ्री भी यूज होता है, ठीक है सही है। तो आगे बढ़ते हैं। तो मतलब एक बार प्रोटोकॉल्स वगैरह थोड़ा सा पढ़ सकते हो तुम लोग कि कौन से होते हैं। सबसे कॉमन जो तुम्हें दिख जाएगा एस एम टी पी, एच टी टी पी और एफ टी पी दिखता है। एफ टी पी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, अगर तुम्हें फाइल शेयर करनी है इंटरनेट के थ्रू तो एफ टी पी से होता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि एच टी टी पी क्या है। अब बेसिकली एच टी टी पी जो इंट्रोड्यूस हुआ था आर एफ सी 1945 में हुआ था। आर एफ सी 1945 बेसिकली एक पेपर है, ठीक है। उस पेपर के अंदर एच टी टी पी को कैसे स्टेट किया था तुम देख लो, ठीक है। ये इसका मतलब वो आर एफ सी 1945 में तुम्हें दिखा देता हूँ। बेसिकली आर एफ सी 1945 ये है, इसका लिंक तुम्हें मतलब तुम सर्च करोगे तुम्हें मिल जाएगा, बस एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। तो इसमें बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है कि एच टी टी पी कैसे काम करता है क्या नहीं है, ठीक है। तो इसका एक एक वर्ड मतलब थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए कि क्यों है, ठीक है। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू है, डेफिनेशन। इसमें अभी कुछ समझ नहीं आएगा ऐसा तो, पर हम धीरे धीरे बात करेंगे तो समझ आने लग जाएगा, ठीक है। अब बेसिकली ना एच में जब तुम कुछ भी मांग रहे हो ना, मतलब मान लो एक सर्वर है और तुम हो, ठीक है। जैसे सब लोग जो हमारी सी वाली वेबसाइट है उस पर रजिस्टर करे हैं क्या? ये वेबसाइट है एक, इससे सब पे सबने रजिस्टर कर लिया था इस पे मतलब, ठीक है। तो इस वेबसाइट पे तुम्हें लगता है जब मैं ये यूआरएल डालता हूँ तो क्या होता है? किसी का कोई गेस, कोई तुक्का कि क्या हो सकता है जब मैं यूआरएल डाल दिया तो क्या हुआ होगा? ठीक है, मतलब यूआरएल के बाद बहुत कुछ होता है। मान लो मेरे पास आईपी एड्रेस आ गया है, एक चीज आ गई है, अब मेरे को उस आईपी एड्रेस से कनेक्ट करना है, हाँ रिक्वेस्ट, ठीक है। बहुत सही, सर्वर पर रिक्वेस्ट जाती है। अब वही है एचटीटीपी में कुछ भी हमें हमें बात करना है ना, तो हम क्या करेंगे, हम रिक्वेस्ट करेंगे और सर्वर हमको रिस्पॉन्स करेगा। इस केस में क्या हुआ, रिक्वेस्ट हमारी थी कि भाई हम मुझे सर्वर दे दो, मुझे मुझे ये लिंक, मुझे इस लिंक का डाटा दे दो, जो भी है इस लिंक के अंदर मुझे चाहिए, हमारा रिक्वेस्ट ये था। रिस्पॉन्स क्या था, ये वेब पेज, ठीक है। ये चीज समझ आई ना कि हमने रिक्वेस्ट करी और सर्वर ने हमको रिस्पॉन्स भेजा। तो जो एच रिक्वेस्ट है उसका एक एक स्पेसिफिक सिंटैक्स है। सिंटैक्स क्या कि पहले एक मेथड होगा, रिक्वेस्ट का मेथड होगा, फिर स्पेस होगा, एसपी का मतलब स्पेस है, फिर रिक्वेस्ट का यूआरआई होगा। यूआरआई का मतलब जो तुम्हारा जो ये होस्ट है यूआरएल है, उसके आगे का जो भी पार्ट है वो तुम्हारा वहां पे होगा। उसके बाद एक स्पेस होगा और तुम्हारा एच का वर्जन होगा, उसके बाद लाइन खत्म होगी, नेक्स्ट लाइन आएगी, ठीक है। ये तुम्हारा रिक्वेस्ट लाइन का एक मेथड है, मतलब एक तरीका है एक, कि ये सिंटैक्स फॉलो नहीं होगा तो तुम्हारा सर्वर एरर थ्रो कर देगा कि भाई मुझे नहीं पता है कैसे रिक्वेस्ट है, मैंने तो ये सब समझा नहीं। समझ आया कि प्रोटोकॉल क्यों है, क्योंकि इतना प्रॉपर सिंटैक्स है उसका। अगर वो सिंटैक्स फॉलो नहीं होगा तो कोई उसको मानेगा ही नहीं, ठीक है।
अब जो तुम्हारा सर्वर है वो भी एक रिस्पॉन्स भेजता है। उस रिस्पॉन्स में सबसे पहली लाइन जो होगी स्टेटस लाइन होगी। उसमें क्या क्या होगा, एच का वर्जन होगा, फिर स्पेस होगा, एक स्टेटस कोड होगा, स्पेस होगा और एक फ्रेज होगा। ठीक है, इसका एग्जांपल मैं दिखाता हूँ तुम्हें। मान लो यही वेबसाइट है हमारी, ठीक है। एक टूल होता है बर्ब सूट करके, ठीक है। तो मैं भी दिखाता हूँ इस पे हम, ठीक है, ये मेरी वेबसाइट थी। मैं क्या करूंगा ना, मैं इसमें इंटरसेप्ट इज ऑन कर दूंगा। ये बर्ब सूट है, कोई इंस्टॉल करके देखना चाहते हैं तो देख सकता है, ये काफ़ी यूज होएगा। ठीक है, तो बेसिकली अब मैं क्या करूंगा ना, इंटरसेप्ट ऑन करने से क्या होगा, जब भी मैं पेज में जाऊंगा ना तो मेरे को इसकी रिक्वेस्ट दिख जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो मैं इस रिक्वेस्ट को रिपीटर में डाल देता हूँ और अब हम यहाँ से देखते हैं। देखो ये मेरी रिक्वेस्ट थी, सबको दिख रहा है ये चीज़ क्लियरली कि छोटा लग रहा है थोड़ा सा? ठीक है, होपफुल सबको दिख ही रहा होगा। तो मतलब क्या है, देखो ये देखो, फर्स्ट लाइन ये है गेट, ये स्लैश और फिर एच टी टी पी। ठीक है, फिर अगली लाइन आई, कुछ कुछ तुम देख सकते हो और भी डेटा है। बट हमारी जो रिक्वेस्ट है ये पूरी की पूरी रिक्वेस्ट है और ये हमारी रिक्वेस्ट लाइन है। ठीक है, अब मान लो ये मैं सेंड करता हूँ तो मेरे पास रिस्पॉन्स आएगा। देखो रिस्पॉन्स में मेरे पास एग्जैक्टली वही लाइन आई, रिस्पॉन्स लाइन आई और उसके बाद डेटा आ गया, जो भी उसका है पूरा का पूरा एच टी एम एल का पेज मेरे पास लोड हो गया। ठीक है, समझ आया ना कि ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स कैसे काम कर रहा है? ठीक है, इसका इसको दिखाने का एक और तरीका भी है। वो क्या है कि कर्ल से भी तुम कर सकते हो, बट उसमें तुम्हें सिर्फ रिस्पॉन्स दिखता है। तो अगर तुम कर्ल में, तो देखो तुम्हें उसका जो रिस्पॉन्स का डेटा है वो दिख जाएगा, हेडर्स दिख जाएंगे रिस्पॉन्स के। तो वही सेम चीज़ आएगी। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज़ थोड़ा जान लेना कि एच में क्या होता है। अब हम इन हर एक, अभी लग रहा होगा कि क्या हुआ समझ नहीं आया। ये जो मेथड है और ये जो स्टेटस कोड है ये हम समझते हैं कि एक्चुअली क्या है। ठीक है, तो गेट मेथड से क्या होता है, किसी ने कभी सुना है गेट मेथड, पोस्ट मेथड? आज तक अगर कोई थोड़ा सा वेब डेव किसी ने किया होगा तो शायद उसको आइडिया होगा। अगर वर्ड सुना है तो गेट पोस्ट टाइप्स ऑफ रिक्वेस्ट है। ठीक है, वो चीज़ तो, बट किस तरह से हो रही है वो हम समझ लेते हैं। गेट रिक्वेस्ट क्या करता है बेसिकली, कि जो यूआरएल है उस यूआरएल पे जो भी डेटा प्रोड्यूस हो रहा होगा वो डेटा मेरे को शो करेगा, सिंपल। ठीक है, मैंने मान लो एक पेज को बोला कि भाई मेरे को गेट गेट दिस पेज, तो वो उस पेज पे जो भी डेटा प्रोड्यूस हो रहा होगा मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, इट्स एज सिंपल एज दैट, गेट का इतना ही काम है। उसके बाद हेड है। ठीक है, अब जब भी तुम्हारे पास रिस्पॉन्स आता है ना तो एक तो रिस्पॉन्स का डेटा होता है और एक उस रिस्पॉन्स के हेडर होते हैं। ठीक है, वो जो हेडर है वो उस डेटा के कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हैं और जो डेटा है वो तुम्हारा डेटा है। ठीक है, जैसे हेडर के अंदर उस डेटा का लेंथ कितना है, डेटा किस तरह का है, हो सकता है इमेज का डेटा है तो वो बता देगा इस तरह का डेटा है, फॉर्म का डेटा है तो इस तरह का डेटा है। ठीक है, तो डेटा आया और एक कुछ हेडर्स आए। हो सकता है कभी कभी ना सिर्फ, जैसे मान लो कि सिर्फ तुम्हें हेडर चाहिए, कोई एग्जांपल्स हो सकते हो कि तुम्हें सिर्फ हेडर चाहिए, डेटा नहीं चाहिए इस सर्वर से? कोई एग्जांपल किसी के दिमाग में आ रहा हो? ठीक है, डाउनलोड फाइल साइज अच्छा एग्जांपल है बहुत करने का। और भी एक है, मतलब कि मान लो कि फाइल वगैरह कुछ है ही नहीं, एक नॉर्मल वेब पेज ही है, बट मेरे को उसका मेरे को देखने, उसके हेडर्स देखने मेरे को डेटा से मतलब नहीं है। कोई गेस कर सकता है कब हो सकता है ये, जरूरत कब पड़ सकता है इस चीज़ की? ठीक है, मैं बताता हूँ। मान लो कि ठीक है, तुम्हें जैसे हमने फोरेंसिक्स वाली वर्कशॉप में देखा था कि हम ब्रूट फोर्स करते हैं, याद है सबको वो वर्कशॉप? जॉन के थ्रू हमने पासवर्ड ब्रूट फोर्स किया था। ठीक है, तो तब तब ये क्वेश्चन भी किसी का आया था कि वेब पे कैसे करते हैं। ठीक है, तो वेब, मान लो हमें वेब पे देखना है कि उसके अंदर कौन से पेजेस हैं, है ना, या फिर कौन से यूजर्स हैं। तो हमें पता चला कि कुछ स्टेटस कोड करके कुछ होता है। ठीक है, तो हो सकता है कि हमें सिर्फ स्टेटस कोड देखना हो कितना है। ठीक है, जैसे हमें सिर्फ चेक करना हो कि 200 स्टेटस कोड किस में आएगा, तो हम उसके लिए पूरा डेटा क्यों लोड करवाएं, हो सकता है डेटा बहुत ज़्यादा बड़ा हो। समझ रहे हो, कि सिर्फ मुझे चाहिए कि वो चेक करने के लिए कि पेज एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है।
तो मैं सिर्फ हेड रिक्वेस्ट भेज के चेक कर लूंगा कि स्टेटस क्या आया, मेरे को पूरा डेटा लोड करने की जरूरत नहीं। इससे मेरा बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन बन जाएगा इस चीज़ का कि वो पेज एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर मेरे को बहुत सारे पेजेस करने हैं, एक छोटे पेज के तो फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर मेरे को हज़ारों करोड़ों पेज करने हैं, तो अगर गेट करने से बहुत ज़्यादा डेटा आ सकता है और हेड करने से बहुत कम आएगा, तो मैं हेड चेक करूँगा, हेड से चेक करूँगा। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल था, और तन्मय का जो फाइल साइज वाला है वो भी बहुत अच्छा एग्जांपल है। ठीक है, तो उसके बाद पोस्ट मेथड है। पोस्ट क्या करते हैं, अब मान लो तुम्हें कुछ डेटा एक सर्वर को भेजना है। अभी गेट में क्या कर रहे थे, हम मांग रहे थे। पोस्ट क्या करना है कि तुम्हें कुछ डेटा उस सर्वर को भेजना है, वो सर्वर कुछ कंप्यूटेशन करके तुम्हें कुछ रिजल्ट देता होगा, उससे हमें मतलब नहीं है, हमें पर उसको कुछ डेटा भेजना है, तो उसके लिए हम पोस्ट रिक्वेस्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने सारे जो भी इसके अंदर स्लाइड के अंदर लिखा है सारा आरएफसी के अंदर से ही है, तो तुम पढ़ सकते हो या आरएफसी कोई भी डायरेक्टली पढ़ लेना, कोई इशू नहीं है इसमें। बट पॉइंट इज कि तुम्हें समझ आना चाहिए कि हो क्या रहा है। ठीक है, अब स्टेटस कोड की बात करते हैं। तो अभी तक 5 स्टेटस कोड इम्प्लीमेंट हुए हैं बेसिकली। तो जो 1 से स्टार्ट होंगे 100 के रेंज में, वो अभी सारे एक्सपेरिमेंटल है, अभी तक इम्प्लीमेंट कुछ नहीं हुआ उसमें, तो 200 से स्टार्ट करते हैं। 200 वाले जो होते हैं मतलब सक्सेसफुल है, कि सर्वर को कुछ गलती नहीं मिली, जो यूजर ने भेजा था वो एक्सेप्ट हो गया, बिल्कुल मतलब सही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इसका मतलब 200 होता है, मतलब 200 की रेंज में कुछ होता है, एग्जैक्ट हम अगले वाले में साइड में देखेंगे। बट जैसे तुम्हारा जो ये वाला था उसमें तुम देख सकते हो कि 200 ओके आया, इसका मतलब कि कोई दिक्कत नहीं हुई, और पेज हमने सर्वर ने लोड हमको दे दिया, पेज हमको दे दिया है। ठीक है, तो 200 का मतलब कि सब सही था। 300 समथिंग का मतलब होता है कि रिडायरेक्शन होगा। रिडायरेक्शन मतलब हो सकता है, मान लो एक पेज का यूआरएल पहले कुछ था, उन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया वेबसाइट का, तो डोमेन चेंज हो गया, तो रिडायरेक्शन हो गया। मान लो तुम एक पेज पे गए, बट वहां से तुम्हें दूसरे पेज पे भेज दिया गया, तो उसको रिडायरेक्शन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हो गया क्लाइंट एरर। एरर 404 आज तक कितने लोगों ने देखा है अपनी लाइफ में? किसी ना किसी वेबसाइट पे या कहीं ना कहीं एरर 404, ठीक है, देखा है ना? तो वही है, 404 का मतलब नॉट फाउंड होता है, वो एग्जैक्टली क्लाइंट एरर है, कि हमने कुछ ऐसा रिक्वेस्ट मांग लिया उससे, ऐसी कोई जगह से मांग लिया, जैसे मान लो तुमने गेट किया एक ऐसे पेज का जो उस वेबसाइट पे है ही नहीं, तो वो कह देगा कि भाई मेरे पास तो है नहीं, तुमने ही कुछ गलती की है, तो क्लाइंट एरर मतलब 400 कुछ होगा। ठीक है, इसका मतलब क्लाइंट एरर। उसके बाद हो गया 500 कुछ, उसका मतलब सर्वर एरर। ठीक है, मान लो तुमने ऐसी कोई रिक्वेस्ट करी जो सर्वर हैंडल नहीं कर सकता। पहले वाले में क्या था कि सर्वर को पता है कि भाई ये तुम्हारी गलती है। दूसरी वाली क्या है कि सर्वर क्या हो सकता है इम्प्लीमेंट अभी हो रहा हो या इम्प्लीमेंटेड अच्छे से ना हुआ हो, तो उस केस में सर्वर एरर आ जाएगा कि रिक्वेस्ट तो सही है बट सर्वर में कुछ दिक्कत है, इसलिए हम तुम्हें नहीं पेज भेज सकते। ठीक है, तो ये बेसिक लेवल पे स्टेटस। अब कॉमन स्टेटस कोड है कुछ, ये देख लो। सबसे कॉमन मतलब तुम्हें दिखेगा इसमें 202 एक्सेप्टेड दिखेगा, 200 ओके भी होता है, और मतलब उसके अलावा तो फॉरबिडन दिख जाएगा, नॉट फाउंड दिख जाएगा, इंटरनल सेलर वगैरह दिख जाएगा। ठीक है, बट एक थोड़ा सा इनका आइडिया रखना कि क्या क्या है। पर मेनली तो अगर तुम्हें 1 2 3 4 वाली मोनेटेशन पता है कि 4xx क्या है 5xx क्या है, तो मतलब तुम्हारा काम बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्टेट। ठीक है, आरएफसी की डेफिनेशन हमने पहले भी देखी थी, फिर से भी देख रहे हैं। देखो, जो एचटीटीपी है वो स्टेटलेस है। स्टेटलेस का मतलब किसी को समझ आ रहा है यहाँ पे क्या है? मतलब चलो वेबसाइट के उसमें छोड़ दो, मतलब जब भी मैं पूछता हूँ लिटरल मीनिंग से समझा करो, लिटरल मीनिंग हमेशा समझ आ जाता है उससे कि क्या होगा। तो इन जनरल स्टेट का मतलब क्या होगा तुम्हारे हिसाब से? कोई भी स्टेट का मतलब? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। बेसिकली एचटीटीपी में यहाँ पे स्टेट का मतलब क्या है कि उसको ये नहीं पता होगा कि वो अभी तक किस स्टेट में था, मतलब इस सेंस में कि मान लो तुम्हारा अभी जैसे तुमने ये वाली सीटीएफ की वेबसाइट है, ठीक है, तुम मान लो लॉगिन करना चाहते हो इस पे, तुमने लॉगिन कर लिया, तुम उसके बाद कोई भी रिक्वेस्ट भेज रहे हो, तो एचटीटीपी को नहीं पता होगा कि तुम लॉग्ड इन हो कि नहीं। ठीक है, एचटीटीपी को नहीं पता कि तुम लॉग्ड इन हो कि नहीं हो, तो तुम कहोगे कि कैसे पता चल रहा है लॉग्ड इन है कि नहीं है? वो तुम्हारे सर्वर का काम है। तुम्हारे सर्वर को एचटीटीपी रिक्वेस्ट को कुछ इस तरह से मॉडिफाई करना है कि सर्वर को पता चल जाए कि तुम लॉग्ड इन हो कि नहीं हो, बट एचटीटीपी
से कोई मतलब नहीं है। एचटीटीपी कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है एकदम। मतलब उसको, मतलब वो ऐसा नहीं कि उसको वो स्टेट जो है, जैसे तुम्हारा लॉग्ड इन स्टेट है मान लो अभी, तो उसको याद रहेगा कि तुम लॉग्ड इन थे। वो तुम्हें समहाउ अपने सर्वर के थ्रू कुछ करना पड़ेगा कि तुम लॉग्ड इन हो। और वो करते कैसे, कुकीज के थ्रू। किसी को कुकीज वर्ड सुना है किसी ने? कुकीज का मतलब, या आज तक मतलब कुकीज वर्ड सुना तो सबने होगा, सर्वर के अंदर वेबसाइट्स पे भी सुना होगा। तुमसे पूछा जाता है कि डू यू वांट दीज कुकीज और नॉट करके, अगर तुम्हें ध्यान दिया हो तो तीन ऑप्शन आते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। और ठीक है, लोकल स्टोरेज ऑफ डेटा। बेसिकली कुकी क्या है कि मान लो तुमने लॉग इन कर लिया, ठीक है, तो तुम्हें क्या करेगा, एक जस्ट एक बेकार सा एग्जांपल दे रहा हूँ, कि तुम्हारे सिस्टम के अंदर वो तुम्हारे लोकल स्टोरेज में सेव कर लेगा कि यस लॉग्ड इन इज यस। ठीक है। अब जब भी एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजेगा ना, वो उस चीज को इंक्लूड कर देगा कि भाई ये कुकी पड़ा है सर सिस्टम में, जिसमें लिखा कि लॉग्ड इन इज यस। अब तुम्हारा सर्वर देखा कि हाँ लॉग्ड इन है, तो अब ये लॉग्ड इन है तो इसको मैं पेज भेज सकता हूँ, ये वाला। ठीक है, एक मोटा मोटा एग्जांपल समझ आया कि क्या कहना चाहता हूँ, कि थोड़ा और बेटर समझाऊँ इस चीज को? ठीक है, थोड़ा सा और समझाने को बोल रहे हैं। तो मान लो कि मयंक मयंक का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मयंक मान लो तुमने लॉग इन करा। ठीक है, तुमने मान लो रुक जाओ, मान लो तुमने लॉग इन किया। ठीक है, ये तुम्हारा पेज था कुछ, उसके अंदर अब एक कुकी स्टोर हो गया। ठीक है, कि भाई मयंक जो है, ठीक है, एम से स्टोर कर रहा हूँ, वो लॉग्ड इन है। ठीक है, तो वन से मान लो स्टोर हो गया कि मयंक नाम का एक यूजर लॉग्ड इन है। अब जब भी तुम्हारी एच जाएगा, एच रिक्वेस्ट जाएगा, तो भाई वो अपनी रिक्वेस्ट में इंक्लूड कर देगा कि जो मयंक है ना, ये लॉग्ड इन है मयंक के नाम से। सर्वर ने देखा कि भाई मयंक है जो लॉग्ड इन है, ये अपने डेटाबेस में जाएगा, डेटाबेस में देखा कि मयंक के पास क्या क्या है, मतलब मानो तुम्हारा कुछ पर्सनल डेटा है। अब उसको पता है कि मयंक तो लॉग्ड इन है, तो वो मयंक को, वो मयंक डेटाबेस में जाएगा, मयंक के नाम से जो भी सेव्ड होगा वो बोलेगा कि भाई ये वाला डेटा ये मयंक एक्सेस कर सकता है, ये मैं तुम्हें वापस भेज दूंगा। और वो हमारे रिस्पॉन्स में उस डेटा को वापस भेज देगा। ठीक है, तो इस तरह से काम कर रहा है। थोड़ा सा अगर बेटर एक्सप्लेनेशन मिला तो, नहीं मिला तो ठीक है, थोड़ा बेटर, मतलब तुम्हें समझ आ जाएगा, अभी आगे हम काम करेंगे उस चीज़ पे तो। बट ओवरव्यू एक ये है कि एच को नहीं पता कि क्या हो रहा है। वो सिर्फ जो तुम्हारे, तुम्हें सर्वर के थ्रू ही करवाना है, तुम्हें सर्वर को ही बोलना पड़ेगा कि भाई एच को बोल कि ये कुकी उठा ले अपने और मुझे भेजता रहे, और मैं कुकी देख के बताता रहूँगा कि मुझे क्या आगे भेजना है। ठीक है, अब ये तो हमारे नॉर्मल वेब की बात हो गई। ठीक है, बेसिक बेसिक कि एचटीटीपी कैसे काम करता है, इंटरनेट इन जनरल कैसे काम करता है। अब हम देखते हैं कि सिक्योरिटी का पीओवी क्या है इसमें। ठीक है, तो पहले जो पेजेस थे ना इंटरनेट पे, वो सब बिल्कुल प्लेन टेक्स्ट पेजेस थे। मतलब इंफॉर्मेशन तुम अगर सर्च करोगे वर्ल्ड वाइड वेब, तो उसका जो पॉइंट था वो ये था कि इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। ठीक है, जितना इंफॉर्मेशन आप वेबसाइट को दिखाना है, तुम उतना इंफॉर्मेशन दिखा सकते हो, उसमें तुम कुछ चेंज तो कर नहीं सकते। ठीक है, तो तब सिक्योरिटी का इतना इशू नहीं था। और उसी उसके हिसाब से जो हमारा सर्वर है, मतलब जो हमारा इंटरनेट और सारा जो वेब डेव वाला सिस्टम है, वो सारा उसके बेस पे ही हमारा डेवलप हुआ है। पर अब प्रॉब्लम क्या हुई कि धीरे धीरे जो सर्वर्स थे, मतलब जो वेबसाइट थी, वो कॉम्प्लेक्स हो गई, ज़्यादा फीचर्स देने थे। तो सबसे, और उनके पास बहुत सारा डेटा स्टोर होने लग गया कि पर पर्सन के हिसाब से पासवर्ड, उसका ईमेल, उसका पेमेंट इन्फॉर्मेशन, और पता नहीं क्या क्या इन्फॉर्मेशन। ठीक है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन स्टोर होने लग गया सर्वर्स पे। तो अब मतलब लोगों ने कहा कि भाई ये तो इनसिक्योर हो गया, तो सिंपल है इसका आंसर कि सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर दो, ऐसा कुछ कर लो कि भाई ये सब लीक ना हो, डेटा बस सेफ रहे। अब इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि एक एप्लीकेशन को एक्चुअल में अच्छा होने के लिए यूजर इनपुट लेना ही पड़ेगा। मतलब उसको ऐसा तो होगा ना कि हवा से डेटा पर चल जाएगा। तुम जो उसके अंदर इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो वही इन्फॉर्मेशन वो लेगा, राइट? अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो यूजर इनपुट है, वेबसाइट्स उनको ट्रस्ट कर लेती है। मान लो तुमसे नाम पूछा, ठीक है, तो तुमने अपना नाम बता दिया, पर कोई हैकर होगा तो हो सकता है वो नाम की जगह कुछ कोड डाल दे और वो कोड रन हो जाए। मतलब जस्ट एन एग्जांपल, बहुत बेकार है बट जस्ट एन एग्जांपल। ठीक है, हो सकता है वो कोड रन हो जाए। अब इसमें वेबसाइट की गलती क्या थी? वेबसाइट की गलती ये थी कि उसने मान लिया कि जो हर बंदा आ रहा है वो ट्रस्टेड बंदा होगा। हर बंदा जो आ रहा है वो अच्छा अपना नाम ही डालेगा और कुछ डालेगा नहीं उसमें। ठीक है, तो ये चीज के कारण जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यूजर इनपुट को वो सैनिटाइज नहीं कर सकते, क्योंकि वो चाहते क्या है कि यूजर इनपुट जो रहे वो बहुत ज्यादा, मतलब हम खुली छूट दे ताकि लोगों को
कस्टमाइजेबिलिटी मिले, समझ रहे हो? कस्टमाइजेशन जो हम बोलते हैं आजकल कि हर बंदे को अपना वो करने को मिले, वो चीज़ है। बट उसका उतना ज़्यादा सिक्योरिटी में नुकसान क्या है कि जितना ज़्यादा तुम उसको कम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, उतना ज़्यादा उसमें कुछ भी रैंडम ही डल सकता है। ठीक है? वो रैंडम क्या डलता है वो मैं तुम्हें आगे बताता हूँ। बट द पॉइंट इज़ कि वो डल सकता है, ठीक है? कुछ भी रैंडम चीज़ डाल सकता है यूज़र और उसको ट्रस्ट करना पड़ता है वेबसाइट को। तो ये एक्चुअली काइंड ऑफ थोड़ा आयरॉनिकल सी बात है कि लाइक अगर तुम्हें डेटा चाहिए तो तुम्हें इनपुट चाहिए, बट उस डेटा को सिक्योर रखना तुम्हें इनपुट नहीं चाहिए। ठीक है? तो ये काइंड ऑफ एक डिलेमा है, मतलब बहुत ज़्यादा डिलेमा रहता है इस चीज़ को लेकर, और एक बैलेंस बना के ही मतलब डेवलपमेंट होती है जनरल। ठीक है? ताकि सेफ भी रहे और जितना इनपुट हमें चाहिए उतना मिल भी जाए। ठीक है? तो अभी हम कुछ वल्नरेबिलिटीज़ की बात करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट ट्रैवर्सल है। ठीक है? कोई रैंडम गेस कि पार्ट ट्रैवर्सल क्या हो सकता है? किसी का कोई गेस पार्ट रिवर्सल क्या हो सकता है? मतलब इंग्लिश सोचो, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि मतलब कुछ भी पढ़ते हो टेक्निकल तो हमेशा सोचा करो कि इंग्लिश का मतलब क्या है उसका। पार्ट रिवर्सल का इंग्लिश में मतलब क्या होगा, लिटरल मीनिंग क्या होगा? गूगल कर लो, मतलब ठीक है, कर सकते हो। कोई बताना चाहता है तो? ठीक है, जिस रास्ते में जा रहे हैं। ठीक है, मतलब ओके, ठीक है, सही है, मतलब सही है। ठीक है, जिस रास्ते में जा रहे हैं, ठीक है। तो अब वेबसाइट पे तो रास्ते, वेबसाइट का रास्ता क्या होता है? ठीक है। अच्छा, जब हमने लिनक्स पढ़ा था मैंने पाथ वर्ड यूज किया था, किसी को याद है? पाथ वर्ड एक यूज किया था जब लिनक्स के फर्स्ट वर्कशॉप थी, जो इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटी वाला वर्कशॉप था। उसमें मैंने थोड़ा सा पाथ का बताया था कि दो तरह के पाथ होते हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। किसी को याद है तो? हाँ ठीक है, फाइल का एड्रेस बेसिकली, ठीक है ना? तो अब वही है वेबसाइट। कुछ वेबसाइट है ना, वो एक्चुअली बस एक फाइल ही है जो रन हो रही है। ठीक है? एक सर्वर जो है ना, वो कुछ फाइल्स है जो रन हो रही है बस। तो वो एक सिस्टम भी रन हो रही है, जैसे मैंने कहा एक सर्वर है जो एक लिनक्स का सिस्टम ही है। ठीक है? तो बेसिकली अब एक वेबसाइट का एड्रेस क्या होगा कि मान लो ये तुम्हारा वो था। ठीक है? ये जो है ना तुम्हारा पाथ है उसके आगे। ठीक है? ये बेसिकली क्या कर रहा है, इस आईपी पे इस पाथ पे जा रहा है। ठीक है? और वो पाथ फिर हैंडल हो रहा है एक फाइल के थ्रू कि इस पाथ पे कोई सिस्टम कनेक्ट कर रहा है तो मेरे को क्या करना है, ये तुम्हारा जो सर्वर है वो बता देता है। ठीक है? तो ये तुम्हारा पाथ है। अब इस पाथ के थ्रू एक इसमें प्रॉब्लम क्या है, हो सकता है एक सर्वर है, ठीक है, उसने ना ध्यान उसने मतलब सर्वर में, वेब सर्वर में ध्यान नहीं दिया गया और ऐसा कुछ हो गया कि तुम पाथ के थ्रू कोई भी फाइल एक्सेस कर सकते हो। ठीक है? टेक्निकली क्या होना चाहिए था कि जो फाइल एक्सेस करवाना चाहता है सिर्फ उतना एक्सेस तुम्हें मिल रहा है। बट अगर तो ऐसा कुछ हो जाए कि तुम उस डायरेक्टरी से बाहर जाके उसके सिस्टम की फाइल्स देख सकते हो, तो तुम उसका नुकसान कर सकते हो। है ना? हो सकता है तुम उसका कोड देख लो या उसका पासवर्ड देख लो या कोई और फाइल देख लो। ठीक है? तो वो सब तुम कर सकते हो। ठीक है? तो लिनक्स में एक फाइल होती है स्लैश ईटीसी स्लैश पासवर्ड नाम की। ठीक है? जो जिसके अंदर बेसिकली यूजर के पासवर्ड स्टोर होते हैं, इंक्रिप्टेड फॉर्म में होते हैं, बट होते हैं। तो बहुत कॉमन एक टेक्निक है कि चेक करने के लिए कि इसमें पार्ट ट्रैवर्सल हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो उसका हम एक डेमो देखते हैं। ठीक है? ये बर्ब सूट करके एक कोड सुगर करके एक बेसिकली वेबसाइट है जिसपे काफ़ी सारे ऐसे फ्री के लैब्स वगैरह हैं। तो तुम उन पे देख सकते हो ये सब। ठीक है? तो एक्सेस द लैब पे जाते हैं। ये सारे लैब्स उसी के हैं, उस पर थ्योरी भी अच्छी होती है। बट लाइक मैं उसके बारे में थोड़ा बाद में बात करता हूँ, पहले हम पार्ट ट्रैवर्सल का एक चैलेंज ट्राई करते हैं। ठीक है? ठीक है, ये बेसिकली ना उन्होंने हमें क्या दिया है, एक शॉपिंग वेबसाइट दी है। सारे चैलेंजेस जो भी है ना, सब में सेम ही वेबसाइट है ऑलमोस्ट। मतलब दो वेबसाइट अलग अलग है शायद, बट लाइक एक शॉपिंग वेबसाइट दी है। ठीक है? अमेजोन की तरह एक शॉपिंग वेबसाइट है। अभी एक बार देख के लग रहा है कि सब नॉर्मल है, मतलब एक नॉर्मल वेबसाइट है जैसे हम बना लेते हैं, कि इशू क्या है। ठीक है? तो डिस्क्रिप्शन पता चैलेंज की क्या थी? चैलेंज डिस्क्रिप्शन थी कि दिस लैब कंटेन्स अ पार्ट ट्रैवर्सल वल्नरेबिलिटी इन द डिस्प्ले ऑफ प्रोडक्ट इमेजेस। तो ठीक है, हमको एचसी पासवर्ड फाइल का एक्सेस चाहिए। तो कोई बताना चाहता है कि क्या आइडिया लग सकता है, कैसे हम कर सकते हैं स्लैश एचसी पासवर्ड वाली फाइल? तुक्का सिर्फ इतना सा पढ़ के कि क्या किया है।
कि क्या हो सकता है। मैंने अभी बताया कि पाथ कहाँ पे है और तुम्हें भी पता है कि पाथ क्या है। ये निकुंज का आइडिया कि यूआरएल में जाकर अगर पाथ ऐड कर दे, एक बार ट्राई करते हैं। तो ठीक है, ये यूआरएल था, मैंने कर दिया एचसी, कुछ नहीं आया, तो मतलब गलत अप्रोच थी। अच्छा एक चीज़ और, ठीक है, यहीं पे समझ देते हैं उसको भी, कि जो पाथ है जैसे मैंने कहा था कि रिलेटिव भी हो सकता है एब्सोल्यूट भी हो सकता है, राइट। तो हमें दोनों ट्राई करने पड़ेंगे। अभी हमने सिर्फ स्लैश एच सी पासवर्ड ट्राई किया, बट वो मोस्ट प्रोबेबली रिलेटिव पाथ होगा उस डायरेक्टरी का। कोई मतलब ये समझ आ रहा है सबको कि रिलेटिव पाथ क्यों होगा मोस्ट प्रोबेबली वो। ठीक है समर्थ, उस बात अभी चलते हैं उस पर, बट पहले मुझे इस बात को बताओ कोई कि समझ आ रहा है ये बात कि रिलेटिव पाथ क्यों होगा। मान लो तुम किसी फोल्डर के अंदर हो, तो तुम उसका जो रिलेटिव पाथ है उस फाइल का तुम वही देना पसंद करोगे ना। मतलब कभी देखा है आज तक किसी वेबसाइट पे, मान लो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल वाली फाइल है, तुमने कभी देखा है कि ऐसे आ रहा हो स्लैश होम, फिर यूजर नेम, फिर उसके बाद आ रहा हो उसका इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, डायरेक्टली स्लैश इंडेक्स डॉट एच टी एम एल आता है ना। तो इसका मतलब मोस्टली रिलेटिव पाथ होता है। तो अगर हमें रूट वाले पाथ पे जाना है, जो मेरा मान लो मेरे को स्लैश एट सी वाले पे जाना है, इस पे अगर जाना है एक रिलेटिव पाथ से, तो मैं कैसे जाऊंगा? किसी को कोई आइडिया? किसी को कोई आइडिया? पहले रूट जाओ नहीं, देखो अभी मैं अपने अपने सिस्टम पे मैं रूट जा सकता हूँ, बट मुझे ये बताओ कि तुम अगर एक सर्वर को एक्सेस कर रहे हो तो तुम उस पर रूट कैसे जाओगे? ठीक है, तुम्हें अगर रिलेटिव रिलेटिव पाथ को यूज करके तुम्हें एब्सोल्यूट पाथ का एक्सेस करना है, तो किसी के दिमाग में कोई आइडिया आ रहा है कि मैं कैसे कर सकता हूँ? मेरा देखो अभी मेरा करंट फोल्डर बताओ क्या है। ठीक है, मेरा करंट फोल्डर स्लैश होम स्लैश नाइट है। ठीक है, तमगना ने एक आंसर दिया है। तमगना सिर्फ इतना ही होगा कि इसके आगे थोड़ा और करना होगा कुछ। चलो मैंने, तमन्ना ने बोला डॉट डॉट कर दियो, तो डॉट डॉट कर दिया। सीडी कर दिया तो फिर से वहीं पे आ गया मैं। समझ, सिर्फ सीडी से तो सीडी डॉट डॉट करूंगा तो देखो मैं एक डायरेक्टरी पीछे आ गया, पर मेरे को एक पाथ के अंदर ईटीसी पासवर्ड तक जाना है। धैर्य सीडी डॉट डॉट देखो एक पाथ पीछे ले आया मेरे को। हाँ ठीक है, तमन्ना ने आंसर दिया है, बहुत सही दिया है वो। ठीक है, मैं अगर मैं अगर बहुत सारा डॉट डॉट लगा दूं, ठीक है, जैसे मान लो कि चलो अभी मेरे को सिर्फ रूट तक जाने के लिए कितना चाहिए, सिर्फ एक चाहिए, राइट। मैं वापस अपना होम नाइट में जाता हूँ, यहाँ से मुझे सी डी डॉट डॉट दो चाहिए, बट अगर मैं तीन डाल दूंगा तो क्या होगा? कोई कोई गेस करो। कोई बताना चाहते हैं कहाँ पे जाएगा? हाँ, ये रूट पे ही जाएगा। रूट से पीछे तो कुछ है नहीं, मैंने तुम्हें बताया था कि अपने पेरेंट पे जाता है वो, रूट का कोई पेरेंट है नहीं तो वो रूट पे रुक जाएगा। ठीक है, तो ये वापस रूट पे आ गया। तो अब मेरे को अगर मैं जो ये चीज थी, इसको अगर मैं अब ऐसे कर दूं, तुम समझ रहे हो कि ये क्या किया? अब समझे कि मैंने क्या किया है अभी अभी ये। समझ आया ना कि पहले रूट पे चले गए ऐसे बहुत सारा पीछे पीछे करके, फिर हमने स्लैश एटसी स्लैश पासवर्ड लगा दिया, तो अब ये फाइल खुल जाएगी। ठीक है, अब ये फाइल खुल जाएगी। तो अब हम इस चीज पे जो तुमने अभी आंसर दिया था एक, कि हम मेन यूआरएल से, किसने दिया था? निकुंज ने दिया था कि मेन यूआरएल पे हम स्लैश इटसी पासवर्ड लगा देते हैं। अब उसकी जगह हम डॉट डॉट लगा के देखते हैं। अब भी काम नहीं किया। अब भी काम क्यों नहीं किया? किसी को कोई आइडिया अब भी काम क्यों नहीं किया? ठीक है, समर्थ ने एक आंसर दिया था, इमेज के यूआरएल का पाथ। देखो प्रॉब्लम क्या है कि जो मेन वेब पेज है मेरा, वो जरूरी नहीं कि हमेशा एक पेज रेंडर पाथ से कर रहा हो सकता है उसने देख रखा हो कि कौन सा मेरे को पेज करना है, समझ रहे हो वो चीज। पर जो, अब हम इमेज वाली जगह पे जाके एक बार मैं समझाता हूँ कि करना क्या है। देखो मान लो तुम इसके अंदर गए, ठीक है, यहाँ से तुमने ओपन इमेज इन न्यू टैब कर लिया। तुम यहाँ पे देखोगे तो इमेज है और एक फाइल नेम दिया है 31.jpg।
तुम्हें समझ आ रहा है कि यार मतलब ये क्या कर रहा है कि एक फ़ोल्डर होगा कोई इमेजेस का, उसके अंदर फ़ाइल नेम जो भी हम दे रहे हैं वो वाली इमेज को रेंडर कर दे रहा है। समझ आ रही है ये चीज़? हम उसको जो भी फ़ाइल नेम देंगे वो उसको हमें रेंडर कर देगा, वही इमेज हमको सेंड कर देगा। ये चीज़ समझ आ रही है? देखो वेब में थोड़ा गेस हिट एंड ट्रायल लगता है, ठीक है? तो ये तुम्हें एक मतलब इंट्यूशन बनानी पड़ेगी कि कहाँ पे हो सकता है। तुम देखो कि इमेज एक फाइल है जो वो खोल रहा होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली सर्वर में क्या हो रहा होगा जब मैं कोई इमेज मांग रहा हूँ, वो जाता होगा इमेजेस फोल्डर में, उस फोल्डर के अंदर से फाइल उठाता होगा और मेरे को भेज देता होगा, ठीक है? तो अब हम जाते हैं, ठीक है, और अब हम अपना वो वाला सेम चीज इसमें करते हैं। बहुत सारा लगा दो क्योंकि हमें नहीं पता कि करंट डायरेक्टरी क्या है, हमें नहीं पता पीडब्ल्यूडी क्या है उसका, तो हम बहुत सारे लगा देंगे कि हम शायद बाहर चले ही जाएंगे तब तक। अब तुम ये देखो कि यहाँ पे मेरे पास इमेज नहीं आई, बट कोई एरर भी नहीं आया। इसका क्या मतलब हो सकता है? ऐसा क्यों हुआ? कोई केसेस? हाँ, वो इमेज डेटा ही नहीं है। याद है हमने फोरेंसिक में पढ़ा था कि किसी फाइल को अगर इमेज होना है तो उसके स्टार्टिंग के कुछ जो बाइट्स होंगे, उसके जो कुछ बाइट्स होंगे स्टार्टिंग के, वो एक स्पेशल हेडर होगा। याद है किसी को? कोई चैट में लिखो उनको क्या बोलते थे उन बाइट्स को जो स्टार्टिंग में होती है किसी भी फाइल के, ताकि हमें फाइल का टाइप पता चल सके। एक्सटेंशंस को कोई मतलब नहीं होता। हाँ, मैजिक बाइट्स, ठीक है ना? तो अब एग्जैक्टली वही हुआ है। बेसिकली हमारे पास डेटा तो आया बट वो इमेज डेटा नहीं था, तो वो डिस्प्ले नहीं हो पाया। अब हम उस डेटा को कैसे देखें? कोई गेस? उस डेटा को कैसे देखें? हमें अब वो डेटा कहाँ पे आया होगा? रिस्पॉन्स के अंदर आया होगा। एचटीटीपी रिस्पॉन्स हम कैसे देख सकते हैं? मैंने बताया था, इंटरसेप्ट को ऑन करो, पेज को लोड करो, ठीक है? ये देखो, ये गेट किया, इसको रिपीटर में डाल दो, ठीक है? इस ये तुम्हारा था इमेज डॉट फाइल नेम, तुमने ये भेज दिया इसको, ठीक है, गेट में सेंड किया, रिस्पॉन्स आया, देखो खुल गया। ये तुम्हारा एच सी पासवर्ड, इसका सारा का सारा हमें दिख गया है। ये देखो, ये सारा का सारा एच सी पासवर्ड है, ठीक है? तो समझ आया कि मैं क्या कह, अब पॉइंट समझ आया। ये हमारी लैब सॉल्व हो गई बेसिकली, ठीक है? तो ये सबको समझ आया, ठीक है? वरुण नेटवर्क टैब से भी दिख सकता था रिस्पॉन्स, बट हम वर्क सूट यूज कर रहे हैं तो उसी को यूज करते हैं, ठीक है? तो वो बेटर ऑप्शन है, ठीक है? समर्थ का एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये दिखा देता हूँ मैं। बेसिकली मैं अपने सिस्टम का करके दिखा देता हूँ इसका। इसका पासवर्ड वैसे मशीन का हैकर है, HACKER, ठीक है? तो वो वर्ड लिस्ट में हो गए मोस्ट प्रोबेबली। तुम बेसिकली ना, जब तुम जॉन डाउनलोड करते हो तो उसके साथ एनशैडो करके पासवर्ड होता है, टूल होता है, तो बेसिकली ठीक है, उसको एच सी पासवर्ड और एच सी शैडो, जैसे मैंने एच सी पासवर्ड फाइल निकाली ना, वैसी एच सी शैडो वाली फाइल भी होती है सेम। इनको तुम अनशैडो करो, और जैसे उसमें जिप के लिए हमने किया था जिप टू जॉन, इसमें भी वैसे ही अनशैडो यूज करना है, ठीक है? तुम्हारे पास फाइल आ गई, दोनों हैश में चली गई। अब तुम्हें जॉन यूज करना है, ठीक है? जॉन अपना काम करेगा, 2-4 मिनट तो लेगा ही मोस्ट प्रोबेबली, देखते हैं। ठीक है, दे दिया उसने, ठीक है? जॉन के थ्रू ही हो जाता है पासवर्ड ब्रूट फोर्स। ये समझ आ गया जिसने भी पूछा था, समझ, ठीक है? ये मतलब तुम फोरेंसिक्स में ही यूज करोगे वैसे तो, बट ठीक है। तो हम वापस आते हैं इस पे, ठीक है? तो पार्ट ट्रेवर्सल था, फर्स्ट डेमो समझ आ गया तुम्हें, ठीक है? अगर किसने फ्रेशर सीटीएफ दिया था तो दो चैलेंजेस इसी के थे उसमें, ठीक है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी यूज भी होता है। अभी जस्ट जस्ट शायद एक वीक पहले
किसी ने एप्पल के अंदर एप्पल की किसी वेबसाइट पे यही चीज़ करी थी, उसको $20,000 मिले थे एप्पल की तरफ से। तो मतलब ये वल्नरेबिलिटी असली है, ऐसा नहीं कि सिर्फ टाइम पास के लिए। एक्चुअल में उसने एटसी पासवर्ड ही उसने डंप किया था एप्पल का, तो उसको $20,000 मिले थे उसके लिए, जो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, 16 लाख रुपए हो गए। तो ठीक है, मतलब ये वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ डेमो पर्पज़ के लिए है, ये एक्चुअल में होती हैं। ठीक है, उसके बाद जो बहुत ज़्यादा तुम देखने वाले हो वो है ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, तुम्हें पता है हर वेबसाइट पे एक मतलब अगर चलो सीटीएफ वाली वेबसाइट पे देख लो, तुम्हें ये एडमिन पैनल शायद नहीं दिख रहा होगा, है ना? मुझे दिख रहा है बट कोई जाके बताओ मुझे, किसी को दिख रहा है एडमिन पैनल? अगर दिख रहा है तो कुछ दिक्कत है, नहीं दिखना चाहिए क्योंकि ठीक है। तो बेसिकली एडमिन पैनल है जो सिर्फ मुझे दिख रहा है, ऐसा क्यों है? ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो मेरे पास क्या रहता है इसमें, मेरे पास यूजर्स का वो रहता है, देखो मैं इसमें एडमिन हूँ और कोई स्टूडेंट एडमिन नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि किसी वेबसाइट में जो स्पेशली वेब वेब एप्लीकेशन टाइप है, उसमें एक एडमिन है, मतलब अलग अलग रोल्स रहते हैं यूजर के। ठीक है, नॉर्मल जो यूजर होगा उसको सब कुछ नहीं दिखेगा, पर जो एडमिन होगा उसको काफी कुछ दिख जाएगा। लाइक कौन से यूजर ने कब सबमिशन किया, मान सीटीएफ वाली वेबसाइट का एग्जांपल ले लो, मुझे दिखता है कि कौन से यूजर ने कितना सबमिशन किया, कितना रॉन्ग सबमिशन किया, किस टाइम पे किया, है ना? मैं अपनी तरफ से चैलेंजेस डाल सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ, फ्लैग चेंज कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तुम लोग वो सब नहीं कर सकते, तुम लोग सिर्फ चैलेंजेस देख सकते हो और सबमिट कर सकते हो। ठीक है, तो अलग अलग यूजर को अलग अलग एक्सेस मिलता है एक वेबसाइट के अंदर, ये चीज समझे? ठीक है, तो ऑब्वियस चीज़ है काफ़ी, मतलब कि एक्सेस सबको अलग अलग मिलता है। जैसे सिस्टम जिसने लिनक्स अपने यूज़ किया उसमें भी दो यूज़र होंगे, एक रूट यूज़र होता है तुम्हारा, जो सूडो करके तुम्हें मिलता है, वो ज़्यादा चीज़ें कर सकता है, जो तुम्हारा नॉर्मल यूज़र है उसको कम एक्सेस मिलता है चीज़ों का। ठीक है, तो वही है। ब्रोकन एक्सेस से तुम क्या कर सकते हो, तुम समहाउ अपना प्रिविलेज बढ़ा सकते हो, प्रिविलेज एस्केलेट कर सकते हो, तुम नॉर्मल यूज़र से एडमिन जा सकते हो। ठीक है, ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल से ये चीज़ कैसे करते हैं कि समहाउ गलती क्या हुई होगी कि जो, देखो तुम्हें ये मैंने बताया था कि एचटीटीपी जो है वो स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। ठीक है, मयंक किधर है? मयंक, तुम्हारे एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मयंक ने मुझे बोला था कि कैसे होगा, तो मैंने कहा था मान लो मेरा एक कुकी बन गया, यूजर इज मयंक। ठीक है, और मैंने एच टी टी पी मेरा भेज देगा सर्वर को कि यूजर इज मयंक। सर्वर बोलेगा कि मयंक यूजर नाम का ये बंदा है, ठीक है, इसके पास ये डेटा है, मैं ये भेज देता हूँ, इतना एक्सेस है, इतना डेटा है, ये भेज दिया मैंने उसको, हो गया। अब मानो मैं चाहता है कि उसको एडमिन एक्सेस मिले, तो उसने क्या किया, अपनी रिक्वेस्ट वर्कसूट में खोली और जो उसका कुकी था ना कि यूजर इज मयंक, उसको यूजर इज एडमिन कर दिया और फिर भेज दिया। तो हो सकता है कि सर्वर को ना दिखे कि भाई कि ये तो मयंक था, वो हो गया, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि एचटीटीपी को नहीं पता कि पीछे क्या था, उसको तो आपकी रिक्वेस्ट का पता है, उसको जो तुम भेजोगे वो वही भेज देगा। सर्वर ने देखा कि भाई एचटीटीपी रिक्वेस्ट आई है कि एडमिन है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट ने बोला तो ऐसा ही हुआ होगा, तो वो बोलेगा कि लो भाई एडमिन, ये तुम्हारे एक्सेस है, ले लो। सर्वर रिस्पॉन्स में अपने जो भी उसके पेजेस है एडमिन के वो भेज देगा। समझे ये चीज़? एक एग्जांपल था जो तुम्हें असली में कहीं दिखेगा नहीं, सीटीएफ्स में दिख सकता है ऑब्वियसली, बट लाइक पॉइंट समझे इसका, ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल कैसे है इसमें? ठीक है, तो एग्जैक्टली वही है। तो ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई, दूसरा है कि तुम एडमिन, हो सकता है कि जो एडमिन हो ना उसको कुछ यूआरएल हो सिर्फ एडमिन के पास हो, मतलब कुछ हिडन यूआरएल हो तुम्हें नहीं पता हो बट एडमिन को पता होंगे, तो वो जाके उसमें अपने एडमिन का काम कर सकता है बिना लॉगिन किए। ठीक है, अब वो यूआरएल तुम, हो सकता है ब्रूट फोर्स हो जाए, जैसे जैसे रॉक्यू टीएक्स की पासवर्ड की लिस्ट थी ना, वैसी और भी वर्ड लिस्ट होती है कि यूजर नेम एन्यूमरेशन की और डायरेक्टरी एन्यूमरेशन की। वैसे ही एक डायरेक्टरी एन्यूमरेशन से तुम क्या कर सकते हो कि तुम्हें पता चल जाए कि पाथ क्या है। हो सकता है उस पाथ पे जो यूजर नेम जो एडमिन है उसका कुछ कुछ सामान हो जो एडमिन सिर्फ एडिट कर सकता है। ठीक है, तो एग्जैक्टली उसके ऊपर ही चैलेंज करते हैं, पहले हम पहले डेमो 2 वाला चैलेंज करते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया था। ठीक है, ये वाला है। देखो इसमें क्या है कि लैब हैज एन अनप्रोटेक्टेड एडमिन पैनल, सॉल्व द लैब बाय डिलीटिंग द यूजर कार्लोस। ठीक है, मैं करूंगा एक्सेस द लैब। ठीक है, उस पे आगे बढ़ने से पहले कोई मुझे बताओ कि कोई आइडिया कि कहाँ से हमें मिल सकता है।
बहुत कम इन्फॉर्मेशन दिया था डिस्क्रिप्शन में, बस इतना बस बोला है कि करना क्या है, एडमिन तक कैसे पहुंचना है। उसने लिखा है कि एडमिन पैनल का एक यूआरएल है, उसके अलावा कुछ नहीं बोला है। कोई आइडिया किसी को यूआरएल कैसे मिल सकता है हमें? ठीक है, स्लैश एडमिन एक अच्छा गेस है, ट्राई कर सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली गलत है। ठीक है, यूज़र का नेम चेंज करके, नहीं समझ, यूज़र का नेम, अभी हमने लॉगिन ही नहीं किया, हम यूज़र कैसे बन गए? ठीक है, अभी तो हम एडमिन पैनल ढूंढ रहे हैं डायरेक्टली। ये जो मैंने एग्जांपल दिया था वो एक एग्जांपल था बस, इसमें जरूरी नहीं ना, इसमें देखो हम लॉगिन, हमें पासवर्ड, कोई देखो अकाउंट लॉगिन करने का ऑप्शन है सिर्फ माय अकाउंट में, रजिस्टर करने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो मुझे कुछ पता नहीं कि मैं रजिस्टर कैसे करूँ, तो मैं अंदर कैसे घुसूँ, तो मुझे डायरेक्टली एडमिन पैनल का एक्सेस चाहिए। ठीक है, तो हो सकता है कोई, उसने लिखा है कि एक यूआरएल है, इतना मुझे बताया कि मेरे को किसी यूआरएल पे जाना है, वो यूआरएल में कैसे जाऊँ? निकुंज डायरेक्टरी का मतलब तुम्हारा क्या है? ठीक है, फर्स्ट कर सकते हैं, फर्स्ट का मतलब ब्रूट फोर्स होता है, पर ब्रूट फोर्स से पहले तुम्हें नहीं लगता कि एक और पाथ हो सकता है जिसमें मुझे मिल जाए कुछ पाथ्स जो हिडन हो मेरे से? किसी ने रोबोट्स डॉट टीएक्सटी का नाम सुना है कभी? हैंड रेस कर दो अगर किसी ने किया है तो। ठीक है, किसी ने नहीं किया है अपेरेंटली। ठीक है, तो रोबोट्स डॉट मैंने इसमें लिखा था, मैंने बोला नहीं था, मुझे लगा तुम लोग पढ़ लोगे, बट ठीक है। बेसिकली रोबोट्स डॉट टी एक्स टी क्या है ना, कि देखो गूगल का क्या है ना, कि गूगल के पास जैसे वेबसाइट्स आ रही है यहाँ पे, तो वो कैसे आती है? गूगल क्या करता है कि ऐसा नहीं कि तुम्हें वेबसाइट लिस्ट करनी पड़ती है, गूगल सारी नेट पे जाता है कि करके और स्क्रैप करता रहता है वेबसाइट्स को। ठीक है, तो रोबोट्स डॉट टी एक्स टी क्या करता है ना, कि मान लो तुम्हें कोई एंड पॉइंट है जो तुम चाहते हो कि पब्लिक को ना दिखे, उस एंड पॉइंट को छुपाने के लिए रोबोट्स डॉट टी एक्स टी होता है, कि रोबोट्स डॉट टी एक्स टी का मतलब कि ये जो एंड पॉइंट है ना, इन पे रोबोट्स अलाउड नहीं है, क्योंकि गूगल ऑब्वियसली हाथ से तो नहीं करते, रोबोट ही बेचते हैं, बॉट करते हैं, ऑटोमेट करते हैं इस चीज़ को, तो ताकि उस वेबसाइट को रोबोट ना देख सके, तो तुम नहीं चाहोगे ना तुम्हारा जो सीक्रेट हिडन यूआरएल है वो पब्लिक को दिख जाए गूगल करने से, है ना? तो हर वेबसाइट पे, मतलब मोस्टली हर वेबसाइट पे एक रोबोट्स डॉट टी एक्स टी रहता है। उस रोबोट्स डॉट टी एक्स टी में वो यूआरएल होते हैं जो तुम्हें एक्सेस नहीं करने, पब्लिक के लिए हिडन रहना चाहिए। अगर मैं तुम्हारे को सीटीएफ वाली वेबसाइट के एग्जांपल ही दिखाऊं, तो इसमें भी एक रोबोट्स डॉट टी एक्स टी है। ठीक है, ये देखो इसमें भी स्लैश एडमिन डिसअलाउ किया हुआ है, ऐसा नहीं कि एग्जिस्ट नहीं करता, अगर तुम अपने सिस्टम पे भी स्लैश एडमिन पे जाओगे तुम्हें दिख जाएगा स्लैश एडमिन। ठीक है, ओके, मैं लॉग इन कर रखा है शायद, मतलब बेसिकली द पॉइंट बीइंग कि हिडन यूआरएल है स्लैश एडमिन। ठीक है, वैसे मेरे हिसाब से दिख जाना चाहिए था, बट ठीक है, मतलब स्लैश एडमिन के आगे कुछ कुछ है, तो जैसे स्टैटिस्टिक्स वगैरह स्लैश एडमिन पे दिख रहा है, एनीवेज। तो बेसिकली रोबोट्स डॉट टी पे हिडन यूआरएल होते हैं जो तुम्हें इन जनरल नहीं दिखने चाहिए, बट वेबसाइट में होते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस वेबसाइट पे जाएं और इसके रोबोट्स डॉट पे सर्च करें, तो हो सकता है हमें कुछ मिल जाए। मिल गया, देखो एडमिनिस्ट्रेटर पैनल का लॉगिन है, यहाँ पे लिंक है, मैं गया उस पर, देखो मेरे पास डायरेक्टली यहाँ पे एडमिन पैनल है, मैं कार्लोस को डिलीट किया, लैब मेरी सॉल्व हो गई। ठीक है, समझ आया ये सबको कि क्या किया अभी? ठीक है, रोबोट्स डॉट टी एक्स टी एग्जैक्टली क्या है, मतलब तुम पढ़ सकते हो, वैसे तो कोई इशू नहीं है, बट याद रखना कि उसमें कुछ हिडन यूआरएल हो सकते हैं जो तुम्हें काम आ जाएंगे। ठीक है, तो ये वाली लैब भी सॉल्व हो गई। ठीक है, अब अगली लैब पे चलते हैं, इसमें दो डेमोस थे। ठीक है, इसमें क्या करना है? ठीक है, इसमें हमें दिया है कि स्लैश एडमिन पे एडमिन पैनल है। ठीक है, ये जो कुकी है, ये कुकी के थ्रू, जो मैंने एग्जांपल दिया था कुकी वाला, ये ऐसे पता चलता है कि एडमिनिस्ट्रेटर कुकी के थ्रू चेक करता है।
ठीक है, अब मेरे को इसमें लॉगिन करना है और मुझे एक लॉगिन वो भी दिया है, इस बार रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, हमें लॉगिन को ऑलरेडी दिया हुआ है कि किससे लॉगिन करना है। ठीक है, तो इसका तो मैंने बताया था, तो तुम लोग सॉल्व करोगे। अनम्यूट कर सकते हो क्या तुम लोग? अनम्यूट कर सकते हो ना, तो कोई एक जना जो करना चाहता है अनम्यूट करके ये वाला मेरे साथ ट्राई करना सॉल्व करने का, गलत सही से मतलब नहीं है बट ट्राई करना। ठीक है, कौन करना चाहेगा? कोई ना कोई बोल दो वरना मैं रैंडमली चूज करूंगा फिर। कर लो यार, मतलब ठीक है, इतना क्या मतलब। अ, मयंक तुम करना चाहोगे? क्योंकि तुम्हारा ही कुकी बना था स्टार्टिंग में सबसे पहले, तो ये कुकी वाला चैलेंज तुम भी ट्राई करो। नहीं करना चाहता कोई भी? चलो मैं ही कर देता हूँ फिर उस केस में। चैट में लिख दो चलो, अगर माइक ऑन है क्या नहीं, कोई अपना गेस की सबसे पहले क्या करे इसमें। चलो चैट में लिख दो, सबसे पहले क्या करें। पहले लॉगिन करेंगे, चलो ठीक है। गए यहाँ पे माई अकाउंट में, हमें दिए हुए थे तो वो ऑलरेडी लॉगिन कर लिया। चलो मेरे पास ये आ गया कि भाई मेरा यूज़र नेम ये है, मेरा अकाउंट में लॉगिन हो गया। अब क्या करूँ आगे? लॉगिन कर लिया, आगे क्या करूँ? कुकीज़ चेक करनी है, ठीक है कुकीज़ चेक करते हैं। कुकीज़ कैसे चेक होती हैं, किसी को पता है कुकीज़ कैसे चेक होंगी? इंस्पेक्ट, ठीक है इंस्पेक्ट मतलब ठीक है डेवलपर पैनल से तुम कुकीज़ में गए, एप्लीकेशन के अंदर कुकीज़ में देखो, ये देखो एडमिन वैल्यू इज़ फॉल्स। अब क्या करूँ? हाँ मतलब तमन्ना ने ट्रू सही बोला, डेव टूल्स बोलते हैं, इंस्पेक्ट सिर्फ उसका एक पार्ट है निकुल, ठीक है। ठीक है, इसको ट्रू कर दिया। अब क्या करूँ? ट्रू करके तो कुछ दिख नहीं रहा होते हुए। हाँ रीलोड, ठीक है F5 दबाया, रीलोड हो गया। अब क्या करूँ? कुछ दिख रहा है एक्स्ट्रा जो पहले नहीं दिख रहा था? ध्यान से देखो, एडमिन पैनल आ गया, राइट। एडमिन पैनल पे गए, कार्लोस को डिलीट किया, लैब सॉल्व हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ सबको ये वाला? ठीक है, सही है ना? ठीक है, तो ये हो गया हमारा एडमिन पैनल वाला। ठीक है, एक मैंने इसमें लैब छोड़ी है प्रैक्टिस वन के लिए, ये तुम खुद ट्राई करना। ठीक है, बहुत मतलब इजी वाली है ये वाली, बट ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अगली वल्नरेबिलिटी में चलते हैं जो है आईडॉर। ठीक है, तो आईडॉर क्या होता है? इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस। बेसिकली कि तुम्हें आईडॉर में क्या है कि जैसे काइंड ऑफ मतलब ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल का ही कह लो कि तुम्हें एक डिफरेंट वर्जन है। ठीक है, तो तुम मान लो कि जैसे तुम्हें पता है कि वेबसाइट्स में जावास्क्रिप्ट होती है, ठीक है। हर एक चीज होती है उसमें ऑब्जेक्ट होता है एक। ठीक है, तो मान लो तुम्हें अपने ऑब्जेक्ट की जगह किसी और यूजर का ऑब्जेक्ट को रेफरेंस करना है, उसका कुछ डेटा चाहिए। ऑब्जेक्ट वर्ड यूज मत करो, मान लो तुम्हें किसी और यूजर का डेटा चाहिए। ठीक है, तो हो सकता है तुम उस यूजर में बिना लॉगिन करे, अभी हम क्या कर रहे थे, हम लॉगिन कर रहे थे उसमें। ठीक है, या फिर हम समहाउ अपने ऑथराइजेशन ही चेंज कर रहे थे एकदम, कि सर्वर को लगे कि हम एडमिन ही है। अब तो अभी तुम क्या कर रहे हो कि तुम जैसे तुम मान लो एक्स नाम से गए हो, तुम एक्स ही हो, बट तुमने किसी और यूजर का डेटा देख लिया समहाउ, उसको हम आइडोर बोलते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या है कि होता कैसे है कि कुछ पैरामीटर चेंज कर दिया। ठीक है, अच्छा जैसे तुम लोगों का एक सेम हो चुका है,
किसी ने जैसे जब तुम्हारी ग्रेड शीट्स आई थी, किसी का मन किया था कि मैं बाकी की ग्रेड शीट भी देख लूँ फर्स्ट सेम में? किसी का मन नहीं किया था ये करने का? नहीं। ठीक है, एक जन का किया था। ठीक है, एनीवेज तो अगर तुम ध्यान दोगे उसमें यूआरएल में ना एक यूआईडी करके होती है, जो बड़ी सी एक स्ट्रिंग होती है। ठीक है, वो स्ट्रिंग रैंडम होती है। तो तुम टेक्निकली नहीं कर सकते ये चीज़ जो मैंने अभी बोली कि तुम दूसरा ग्रेड शीट देख लो, ये सेफ्टी फीचर है कि तुम नहीं कर सकते। अगर तुम्हें किसी और यूजर की यूआईडी पर चलेगी तो तुम कर सकते हो। ठीक है, तो अब मान लो यूआईडी अगर बड़ी सी स्ट्रिंग ना होती और सिर्फ एक छोटा नंबर होता, मान लो मेरा 1 है, किसी का 2 भी होगा, किसी का 3 होगा, किसी का 4 होगा, राइट? मान लो मेरा 1 है, किसी का 2 होगा, किसी का 3 होगा, किसी का 4 होगा। मयंक, जो तुम चीज़ कह रहे हो ये एक्चुअली हुई हुई है, मतलब किसी ने स्टार्ट तो किया था करना, बट वो ब्रूट फोर्स के ऊपर ही बेस्ड था। तो वो इतना ज़्यादा वो नहीं है, मतलब काम का नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली मेरे कहने का जो जो तुम पॉइंट यहाँ पे है कि मान लो मेरा यूज़र आईडी 1 है, ठीक है, किसी का 2 होगा, किसी का 3 होगा, किसी का 4 होगा। इसका मैं एक एग्जांपल तुम्हें दिखा सकता हूँ जो इसी से वेबसाइट में। ठीक है, तुम्हें यहाँ सबको यूजर्स का एक पैनल मिलता है, अगर किसी ने देखा होगा तो। ठीक है, ये है। ठीक है, ये यूजर, ये देखो, ये 4 दिख रहा है तुम्हें। अगर मैं यहाँ पे 3 कर दूंगा तो मेरे को किसी और का दिख गया। ठीक है, अगर मैं 5 कर दूंगा मेरे को किसी और का दिख गया। मैं 6 कर दूंगा मेरे को किसी और का दिख गया। अब डेटा पब्लिक है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मान लो कि प्राइवेट डेटा भी मैं इस यूआईडी से करता और सिर्फ तुम्हें वो दिखना चाहिए था बट सबका दिख जाता, तो समझ रहे हो कि इशू हो सकता था एक, राइट? तो ये यूआईडी का बात कर रहा हूँ। तो मान लो वही हो कि मान लो तुम्हें, मान लो एक जगह है जहाँ पे तुम्हें तुम्हारी पर्सनल डिटेल्स दिखती है। उस पे तुम्हारा जो लिंक है तुम्हारी यूआईडी है, तुमने यूआईडी चेंज की, तुम्हें किसी और की दिख गई, तो ये एक वल्नरेबिलिटी हो गई, तुमने किसी और का डेटा देख लिया। ठीक है, इस पे काफ़ी बात कर ली, इसका डेमो देखते हैं हम। ठीक है, तो ये वही है कि यूज़र आईडी कंट्रोल्ड पैरामीटर। ठीक है, हमें क्या करना है कि जाना है, और इसमें देखो जीयूआईडी से ही यूज़र को आइडेंटिफाई किया है। जीयूआईडी क्या होता है? लंबी सी स्ट्रिंग होगी। तो अब क्या करें, लंबी सी स्ट्रिंग है तो हम कैसे वो करेंगे? ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, ये भी तुम ट्राई करो सब सॉल्व करने का साथ में। लॉग इन कर सकते हैं और हमें वही कार्लोस की एपीआई की बतानी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो ये थोड़ी वेबसाइट अलग है, ब्लॉग पोस्ट वगैरह है इसमें कुछ कुछ। पहले लॉग इन करते हैं। ठीक है, पहला स्टेप लॉग इन ही होगा। ठीक है, अगला स्टेप बताओ क्या करेंगे? लॉग इन मैं कर लेता हूँ। देखो मेरे पास आया योर एपीआई की इज दिस, ये वाइनर आया। ठीक है, अब बताओ मुझे कि अगला स्टेप क्या होगा। अच्छा, इसका यूआरएल देखो, इसका यूआरएल जो है माय अकाउंट और एक लंबी सी आईडी स्ट्रीम। तो अभी ये पता चल गया कि अगर मेरे पास जो एडमिन है या फिर कार्लोस है, ठीक है, हमें करना क्या था? ठीक है, हाँ, फाइंड द जियो आईडी ऑफ कार्लोस। ठीक है, तो अगर मेरे पास कार्लोस की जियो आईडी अगर मैंने यहाँ डाल दी तो पॉसिबल है कि शायद मेरे पास उसकी एपीआई की आ जाए। मेक सेंस? क्लियर हुई ये चीज? तो अब बताओ कार्लोस की जियो आईडी मैं कैसे निकालूंगा? देखो, इस वाली वेबसाइट से अच्छी एग्जांपल लो। मुझे ये पता है कि भाई जो ये बंदा है इसकी यूआईडी कितनी है। कैसे पता है? क्योंकि मेरे को समहाउ वेबसाइट ने किसी ना किसी जगह पे बता दिया कि इस यूजर को ऐसे रेफरेंस कर रहे हैं। देखो, तुम्हें समझ आ रहा है कि अब डेटाबेस के अंदर उस यूजर को जब भी रेफरेंस करना होगा तो मैं उस नंबर से रेफरेंस करूंगा उस यूजर को हर जगह पे। तो तुम गेस करो कि उस यूजर का मेरे को पब्लिक डेटा कहाँ पे दिख सकता है, कि एक यूजर है उसका पब्लिक डेटा मेरे को दिख जाए, और उसके अंदर जो रेफरेंस होगा उस पब्लिक डेटा का वो उसकी जीयूआईडी से होगा। समझ रहे हो? कोई पब्लिक डेटा ऐसा ढूंढने की कोशिश कर सकते हो? कोई गेस करो कि पब्लिक डेटा क्या हो सकता है? ये सोचो वेबसाइट किस चीज की है, ये जो वेबसाइट है किस चीज की है?
ठीक है, मैं तुम्हें रैंडम एक ब्लॉग पोस्ट खोल के दिखाता हूँ। ये ब्लॉग पोस्ट है, ठीक है। ये देखो। हाँ, समर्थ ने बहुत अच्छा आंसर दिया है। उसका पोस्ट होगा, ठीक है। तो हम जाके उसका पोस्ट ढूंढते हैं। अब उसके लिए भी हमें एक एक करके जाने की मेहनत है टेक्निकली। यहाँ से चले जाओ, यहाँ पे पोस्ट आईडी 8 है, 1 सर्च करो, एडमिनिस्ट्रेटर का है, हमें नहीं चाहिए। 2 माइनर का है, 3 देखो कार्लोस का है। हमें कार्लोस का एक ब्लॉग पोस्ट मिलेगा, यहाँ से हम कहीं तो जा सकते हैं, जाके देखते हैं क्या है। ठीक है, हम यहाँ गए, देखो हमें उस यूजर के ब्लॉग्स मिल गए और हमें उसकी यूजर आईडी मिल गई। हमें पता है यूजर आईडी कार्लोस की है। हो गया काम। गए यहाँ पे, ठीक है, आइडोर किया, मिल गई कार्लोस की पे की। ठीक है, सबमिट सोल्यूशन में गए, आंसर सबमिट किया, हो गया सॉल्व। ठीक है, क्लियर है। बस हमें ढूंढना था कि उसका कहाँ पे उसका रेफरेंस हो सकता है उसकी यूआईडी का। ठीक है, ये समझ आया सबको? ठीक है, नाइस। तो बर्ब सूट पे वर्कशॉप, यार बर्ब सूट में कुछ मतलब एक्स्ट्रा नहीं है, और बर्ब सूट की बहुत सारी वीडियोस तुम्हें नेट पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो मतलब मेरे हिसाब से द बेटर ऑप्शन इज कि तुम इसको खुद ट्राई आउट करो। और मतलब जो मैं यूज़ करता हूँ, मतलब सब लोग इन जनरल यूज़ करते हैं, फ्री वर्जन ही है, कम्युनिटी वर्जन है जो। तो उसमें काफ़ी मतलब बेसिक फीचर्स ही हैं, तो ऐसा नहीं कि तुम्हें बहुत कुछ सीखना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, तो ऐसा सच कुछ है नहीं। अगर लगे तो किसी वीडियो में कुछ ना समझ आया तो पूछ लेना, वर्कशॉप लेने का अलग से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो आइडोर हो गया, इसमें भी एक प्रैक्टिस क्वेश्चन डाला हूँ मैं, वो ट्राई कर लेगा। उसके बाद किसी ने फॉरेंसिक की वर्कशॉप में सवाल डाला था, तो स्पेशली उसके लिए मुझे डालना पड़ा। मुझे नहीं पता वो अभी है कि नहीं है, बट बेसिकली यूज़र नेम और पासवर्ड ब्रूट फोर्स। ठीक है, किसी लॉगिन पेज पे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगा जाता है, तो उसका ब्रूट फोर्स करना है हमें। ठीक है, इसके लिए बॉब सूट हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये बॉब सूट सब कुछ कर रहे हैं। एक फफ करके भी टूल होता है, ठीक है, इसको तुम लोग खुद ट्राई करना। ठीक है, फफ वाले टूल से, ये एक्चुअली फास्टर टूल है, बट अभी के लिए हम बर्ब सूट यूज़ कर रहे हैं। और पोर्ट फिगर जो है वो ज़्यादा कंपेटेबल है बर्ब सूट के साथ, क्योंकि उसी कंपनी ने बर्ब सूट बनाया है जो पोर्ट फिगर की हम लैब्स कर रहे हैं। ठीक है, तो बेटर ऑप्शन है कि हम उसी से करें अभी के लिए। तो अभी हम क्या करेंगे ना, इस डेमो पे जाके देखते हैं कि क्या है। सवाल क्या है कि, ठीक है, यूजर नेम इन्फॉर्मेशन हमारे डिफरेंट रिस्पॉन्सेज, हमें करना क्या है कि ये लैब है एक, और ये वल्नरेबल टू ब्रूट फोर्स अटैक्स है। देखो, फर्स्ट थिंग, हर वेबसाइट ब्रूट फोर्स की वल्नरेबल नहीं होती। रीजन, रेट लिमिट कर देते हैं वो लोग। तुम 15-20 बार अगर रॉन्ग डाल दिया तो वो या तो तुम्हारा आईपी को रेट लिमिट कर देते हैं, या फिर लॉगिन पर टाइमर टाइप लगा देते हैं कि तुम लॉगिन नहीं कर सकते, जैसे तुम्हारे फोन्स में होता है। ठीक है, उसका पर्पस होता है कि ब्रूट फोर्स ना हो सके। ठीक है, बट कुछ वेबसाइट्स ये चीज़ नहीं देखती। इवन जितना मेरे को आइडिया, अगर तुम कभी आज तक कभी किसी ने डेव बनाया होगा तो शायद तुमने रेट लिमिट लगाया हो। नहीं लगाते लोग इन जनरल। ठीक है, मतलब स्पेशली जो छोटी वेबसाइट्स होंगी थोड़ी सी, तो उनमें हम करके देखते हैं। हमें क्या दिया है ना कि कुछ यूज़र नेम की लिस्ट दी है और कुछ पासवर्ड की लिस्ट दी है। ठीक है, तो इसके लैब पे चल के देखते हैं क्या है। ठीक है, ये जो वर्ड लिस्ट है ना, अभी तो हमें इस चैलेंज के दे दी है, इन जनरल नहीं मिलती है। तुम गिटहब पे जाके मतलब नेट पे सर्च करो, और जितनी वर्ड लिस्ट तुम डाउनलोड कर सकते हो ना, करके सेव करते रहा करो, सब पे न्यूमरेट कर लिया करो। ठीक है, तो वो बेटर ऑप्शन रहता है। जैसे पासवर्ड्स के अंदर रॉक्यू जैसे है कि वो गॉड लेवल है, सबको पता है। बट बाकी चीज़ों के लिए इतनी स्टैंडर्ड कोई इन जनरल लिस्ट नहीं है जो बहुत स्टैंडर्ड हो। ठीक है, अलग अलग लिस्ट हो जाती है। तो सबसे अच्छी लिस्ट वही है जो तुम खुद बनाओ, सबसे बड़ी बेसिकली। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे अभी। देखो, ब्लॉग पोस्ट है, ठीक है, मैं गया लॉगिन पे। अब इसमें कैसे हमें ब्रूट फोर्स करना रहता है ना, हमें पता ही है ब्रूट फोर्स करना है, तो ये मैं तुम्हें टेक्निक सिखा रहा हूँ कि ब्रूट फोर्स कैसे करना है। ठीक है, तुम इंटरसेप्ट ऑन कर दो। ठीक है, ये सब ड्रॉप कर दो। ठीक है, बेसिकली जो तुम्हारा यूजर नेम है, तुम कुछ रैंडम डाल दो। ठीक है, ये देखो, ये तुम्हारी स्लैश लॉगिन की जो पोस्ट रिक्वेस्ट थी। ये तुम्हें पता ना कि पोस्ट रिक्वेस्ट होगा, फॉर्म भरा है, हमें डेटा भेज रहे हैं उसको। तो यूजर नेम और पासवर्ड डेटा है जो पोस्ट रिक्वेस्ट के अंदर जा रहा है। ये डेटा आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तुम इसको
ठीक है, इसको फॉरवर्ड करने दो। ठीक है, तुमने बता दिया इनवैलिड यूज़र नेम। ठीक है, तो हमें इतना बचा था कि जो रिस्पॉन्स आया ना उसमें इनवैलिड यूज़र नेम लिखा है। तो हम रेदर देन कि हम सारे यूज़र नेम और ब्रूट फोर्स कॉम्बिनेशन ट्राई करें, हम क्या करते हैं, सिर्फ यूज़र नेम पहले ट्राई करते हैं। हो सकता है उसमें ऐसा आ जाए कि यूज़र नेम इज़ करेक्ट बट पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, इससे हमारा टाइम बहुत बच जाएगा। समझ रहे हो टाइम क्यों बचेगा? क्योंकि मान लो 100 यूज़र नेम और 100 पासवर्ड है, तो 10 पावर 4 की कंपोजिशन करनी पड़ती है। अब हमें सिर्फ 100 की करनी पड़ रही है और हमारे पास यूज़र नेम आ जाएगा, फिर 100 की फिर से करेंगे पासवर्ड के लिए, तो 200 बार करने से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ आई? ये बेसिकली मतलब थोड़ा सीपीयू वाला सिस्टम है, एन स्क्वायर की जगह हम एन में कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि हमारे पास ये रिक्वेस्ट आ गई थी। अब तुम्हें क्या करना है ना कि एच टी टी पी हिस्ट्री में जाना है। ठीक है, और तुम्हें अपनी वो यूज़र नेम जो लॉगिन वाली रिक्वेस्ट थी ना उसको खोल लेना है। ये जैसे मेरी लॉगिन रिक्वेस्ट मान लो ये थी, ठीक है, इसको मैंने खोल लिया। इसको तुम सेंड टू इंट्रूडर कर लो। पहले हम रिपीटर में भेज रहे थे चेक करने के लिए कि क्या हो रहा है, अब हम इंट्रूडर में भेजेंगे। इंट्रूडर क्या होता है ना, इसमें तुम ब्रूट फोर्स अटैक कर सकते हो। अब ये है ना, इसमें तुम ब्रूट फोर्स कैसे करोगे, तुम्हारी यूज़र नेम का जो भी डेटा है उसको तुम ये कर दो। ठीक है, अभी अपने आप से क्या करेगा, जिसके ऊपर भी ये वाला सिंबल होगा ना, जैसे तुमने इसमें डाला ऐड करके, तो ये जो सिंबल है इसके अंदर जो भी डेटा है इसको ब्रूट फोर्स करेगा ये। पासवर्ड को हम रैंडम रहने देते हैं, क्योंकि अभी हम क्या ट्राई कर रहे हैं कि हमें सही यूजर नेम मिल जाए। ठीक है, फिर पेलोड्स में जाओ, पेलोड में सिंपल इट सेट करो, और फिर यहाँ से जो तुम्हारी यूजर नेम्स है उनको कॉपी कर लो। ठीक है, कॉपी किए, यहाँ पे पेस्ट कर दिए। ठीक है, 101 यूजर नेम है हमारे पास। ठीक है, और स्टार्ट अटैक कर दो। ठीक है, अभी अटैक स्टार्ट होगा। हाँ, देखो थोड़ा स्लो चल रहा है अपेरेंटली। ये काफ़ी स्लो चल रहा है ये, मेरे हिसाब से इतना स्लो नहीं चलना चाहिए था, बट लाइक ठीक है, तो चलते रहने देते हैं या तो हम, और चलते रहने देते हैं, चलो चलते रहने देते हैं, और हम आगे बढ़ जाते हैं, फिर इस पे वापस आ जाते हैं। ठीक है, ये टाइम लेगा क्योंकि काफ़ी स्लो चल रहा है। तो ठीक है, बेसिकली आखिरी वल्नरेबिलिटी थी जिसका डेमो देखने वाले थे। इसके बाद जो कुछ कुछ बहुत मेन वल्नरेबिलिटीज हैं जो इनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, एक्सएसएस बोलते हैं इसको हम, एसक्यूएल इंजेक्शन, सर्वर साइड रिक्वेस्ट फोर्जरी, एसएसआरएफ और फाइल अपलोड। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। बट प्रॉब्लम क्या है कि इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन चाहिए। जैसे एक्सएसएस के लिए तुम्हें एचटीएमएल जावास्क्रिप्ट का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, एसएसआरएफ के लिए तुम्हें थोड़ा सा मतलब टोकन्स और जावास्क्रिप्ट का नॉलेज पता होना चाहिए। फाइल अपलोड के लिए अगेन तुम्हें पीएचपी या फिर उसका थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। और एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए तुम्हें एसक्यूएल का नॉलेज होना चाहिए। बहुत ज़्यादा नॉलेज ही चाहिए, बट वर्कशॉप में मैं कवर करूँ, मैं एज्यूम नहीं कर सकता कि सबको आता होगा, तो मैं वर्कशॉप में नहीं करा रहा। बट ये चीज़ें वो है जो तुम खुद से कर सकते हो बिना ज़्यादा नॉलेज लिए, क्योंकि छोटा सा ही काम है। बस जावास्क्रिप्ट का बेसिक पता होना चाहिए बिल्कुल, जो तुम एक्चुअली किसी क्रॉस साइट शिफ्टिंग की वीडियो देखोगे तो उसमें वो चीज़ समझ आ ही जाएगी तुम्हें बिना जावास्क्रिप्ट पढ़े। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें हैं। पोर्ट्स फिगर लैब से पढ़ लो या फिर यूट्यूब से देख लो, या जो तुम्हें रिसोर्स अच्छा लगे वहाँ से देख लो। ठीक है, पर इनको देख लेना क्योंकि इसका इसका एक चैलेंज मैं डाल सकता हूँ। ठीक है, जो सीटीएफ है कल से है जो, ठीक है, उसमें डाल सकता हूँ मैं ये चीज़। तो ये खुद से पढ़ना है तुम्हें, पर तुम्हें पर्पस अब समझ आ गया। ठीक है, वर्क कैसे करना है ये समझ आ गया। मतलब मैं उम्मीद कर रहा हूँ इस चीज़ की कि लाइक तुम्हें पर्पस, अभी हम प्रॉपर हैकिंग में नहीं गए हैं कि हमें बस एक वेबसाइट दी, हमें कुछ नहीं पता उसके अंदर कुछ है वल्नरेबिलिटी के नहीं है। अभी हमें बता दिया जाएगा कि हमें कुछ कुछ क्या करना है, बस हमें समहाउ उसको करना है। तो अभी तक जो थे वो मोस्टली ऐसे थे कि तुम्हें कोड नहीं चाहिए समझने के लिए कि क्या हो रहा है, पर जो ये 4 हैं इनमें तुम्हें मोस्टली कोड चाहिए रहेगा कि समझने के लिए वेबसाइट का कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये वाले तुम्हें सीटीएफ में देखने को मिलेंगे, तुम प्रैक्टिस कर सकते हो हर जगह, इनकी बहुत सारे हज़ारों क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये तुम्हें खुद से प्रिपेयर करना है। ठीक है, वेब वाले पार्ट का इतना ही था। कुछ क्वेश्चन है किसी को तो पूछ लो, और फिर हम वरना ब्रूट फोर्स वाली चीज़ का वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। अरे एरर दे रहा है, एक सेकेंड।
अच्छा अच्छा, एक सेकंड, इसलिए स्लो चल रहा था। मैंने शायद गलत रिक्वेस्ट उठा ली। ठीक है, हाँ मैंने बहुत पुरानी रिक्वेस्ट उठा ली जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था। सबसे लेटेस्ट वाली रिक्वेस्ट उठाओ। ठीक है, और इसको इंक्लूड में। ठीक है, इस वाले के साथ करते हैं। सेम चीज़ करनी है। यूजर ये पेज करा। अब ट्राई करते हैं। ठीक है, अब तेज चल रहा है ना? ठीक है, ये हो जाएगा 2-3 मिनट में मेरे हिसाब से। ठीक है, इसके अलावा किसी को कोई और क्वेश्चंस कुछ पूछना हो वेब रिलेटेड? ठीक है, मैं मतलब द पॉइंट इज कि अ, इस सबसे ज़्यादा जो वेब वाली वर्कशॉप है इसका सबसे ज़्यादा पॉइंट ये था कि मतलब इफ़ यू आर नॉट इनटू हैकिंग आल्सो, इफ़ यू आर इनटू डेव, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हें पता होनी चाहिए, क्योंकि डेव वाले स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि ये सब उनके ऐप में हो पाता है। ठीक है, तो बड़े वेब कंपनीज को छोड़ो, अगर मतलब तुम्हारा अगर तुमने एक वेबसाइट बनाई अपने कॉलेज टाइम में और उसमें किसी ने हैक करके तुम्हारा कुछ नुकसान कर दिया, तो मतलब तुम्हारा ही नुकसान है इंडिया। ठीक है, तो एक अच्छा डेव करना है, सिर्फ अगर तुम अच्छा डेव करना है उसके लिए अच्छी सिक्योरिटी होना तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये जो कॉमन कॉमन गलतियाँ सब करते हैं वो तो मैंने बता दी है। ठीक है, किसी को कोई और डाउट? कि ये चलने दो अभी, मतलब 5-7 मिनट ब्रेक टाइप मान लो, इसके बाद बाइनरी एक्सप्लोरेशन टाइप करते हैं। ठीक है, और ये वाला चल रहा है, बैकग्राउंड में चलने दो इसे। ठीक है, 10 मिनट का इसके बाद ब्रेक लेते हैं, पहले पूरा होने देते हैं फिर 10 मिनट का ब्रेक ले लो। ठीक है, मुझे उसके लिए थोड़ा सेटअप करने दो अगली वाली अगली पार्ट के लिए, फिर वापस आते हैं। ठीक है, ये अभी वेट कर लेते हैं इसके होने का। अच्छा, बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ कि इसमें कर क्या रहे हैं हम, कि तुम्हें पता था कि इनकरेक्ट यूजर नेम लिखा आया। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि उसकी जगह कुछ और आएगा, तो जो मेरा कंटेंट का लेंथ होगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, मैं इस चीज़ का उम्मीद कर रहा हूँ, हो सकता है ना भी हो, बट उम्मीद करने में क्या जा रहा है, मेरा टाइम ज़्यादा नहीं लग रहा। ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये कंटेंट का लेंथ मेरे पास दे रहा है, मैं उसको सॉर्ट करने का देख रहा हूँ कि अगर कुछ मेरे पास बड़ा या छोटा आया, अभी तक नहीं आया, तो मतलब अभी तक सारे यूजर नेम सेम ही रिस्पॉन्स दिए मेरे को। ठीक है, 62 यूजर नेम्स हो चुके हैं 101 में से। जो भी मैं से पूछा था बर्ब सूट का, देखो बर्ब सूट बहुत स्लो काम करता है, मैं इसीलिए अगर टाइम आउट रहता है तो या तो टाइम आउट के हिसाब से करो ब्रूट फोर्स, वरना या फिर ब्रूट फोर्स पॉसिबल नहीं है, मतलब उस केस में ऑब्वियसली हर वेबसाइट हैकेबल है, इसका ये मतलब नहीं कि हर तरीके से हैकेबल है। ठीक है, मतलब इसीलिए सारा पॉइंट है, अगर हर तरीके से हर चीज़ हैकेबल होती फिर तो मतलब फिर सिक्योरिटी का कोई पॉइंट ही नहीं था, फिर सबको पता ही होता कैसे हैक करना है। ठीक है, तो अगर रेट लिमिट हो रहा है इसका मतलब कुछ और तरीके से उसमें अंदर घुसना पड़ेगा। और जो बॉब सूट का पूछा है, देखो बॉब सूट प्रेफरेबल नहीं होता इसीलिए क्योंकि बहुत स्लो चलता है, देखो 100 करने में इसको काफ़ी टाइम लग गया, जबकि मतलब इतना ज़्यादा वायबल नहीं है, 100 बहुत कम नंबर है। अगर तुम फॉफ यूज़ करोगे अब तक हो चुका होता बहुत देर से। ठीक है, तो पर हम बर्प का वो कर रहे हैं तो ठीक है, बर्प में कर लिया। तो कर देखते हैं अगर लेंथ में कुछ दिखे, मतलब अभी तक भी कुछ नहीं आया है, थोड़ी देर और वेट करते हैं पूरा होने का।
कुछ नहीं आया। हाँ, एक आ गया। ये देखो, 3250 लेंथ आई इसकी। तो हमें इतना पता चल गया कि इसकी 3205 लेंथ आई है, तो इसमें कुछ डिफरेंट हो रहा है। एक बार हम रिक्वेस्ट डाल कर देख लेते हैं कि क्या हो रहा है ना। ये मैं रेंडर कर लेता हूँ। ये देखो, इसमें आया इनकरेक्ट पासवर्ड। इनकरेक्ट पासवर्ड का मतलब अभी तक हमारे पास इनकरेक्ट यूजर नेम आ रहा था, इसमें हमारा इनकरेक्ट पासवर्ड आया। इसका मतलब कि यूजर नेम सही है, पासवर्ड ब्रूट फोर्स करना है। तो पासवर्ड ब्रूट फोर्स के लिए बिल्कुल सेम अप्रोच। ये इसको रिक्वेस्ट को उठाओ, ठीक है, इसको इंट्रूडर में डाल, इसको हम कर देते हैं, ठीक है। इंट्रूडर में जाओ, ठीक है, और अब हम इसको वो करेंगे, ब्रूट फोर्स पासवर्ड को, ठीक है। पेलोड्स में जाओ और क्लियर कर दो पासवर्ड्स, ठीक है। और इसमें 100 पासवर्ड्स हैं। अटैच स्टार्ट करते हैं। वेट करते हैं, देखते हैं। अब इसमें भी मैं वही वेट कर रहा हूँ कि किसी का लेंथ अलग आ जाएगा, क्योंकि अब इस बार कुछ और प्रिंट होगा, शायद करेक्ट पासवर्ड या ऐसा कुछ, तो लेंथ चेंज होगा। ठीक है, तो अब लेंथ का वेट कर रहे हैं हम। लेंथ कर सकते हैं एक्चुअली, रिस्पॉन्स कोड से भी कर सकते हैं ये वाला हम, मेरे हिसाब से। नहीं, रिस्पॉन्स कोड रैंडम लग रहे हैं थोड़े से। देखते हैं, देखते हैं। मतलब अगर 200 रिस्पॉन्स कोड आ रहा है हमारे पास, तो इसका मतलब वो वाला पासवर्ड सही होगा। बट लेंथ लेंथ से भी कर सकते हैं, एक बार वेट करते हैं। Let's see, पूरा हम लेते हैं। देखो, तुम ये चीज़ समझ रहे हो कि इवन अगर तुम्हें टेक्निक पता है, तो तुमने ब्रूट फोर्स कर लिया, बट तुम्हें कभी कभी बताया नहीं जाएगा कि लाइक कोई ऐसा टूल नहीं होगा तुम्हें बता देगा कि हाँ भाई ये काम कर रहा है। ठीक है, वो सिर्फ तुम्हें कुछ ना कुछ, जैसे हो सकता है स्टेटस कोड या लेंथ चेंज, तुम्हें ये सब खुद से नोटिस करना है। हो सकता है लेंथ चेंज ना हो रही हो, थोड़ा दिमाग से ऐप बनाया हो, ठीक है, तो वो चीज़ें तुम्हें खुद से नोटिस करनी है। तो जो वेब होता है ना, थोड़ा सा मतलब ऑब्वियसली अगर एक टूल होता तो सब कुछ कर देता, फिर तुम समझ रहे हो ना, उसका पॉइंटलेस हो गया वो चीज़, राइट। तो तुम्हारी इंट्यूशन हमेशा इसमें काम करेगी। तुम्हें अगर इंट्यूशन अच्छी अपनी बनानी है, तो मतलब प्रैक्टिस से वो करो, बट इंट्यूशन हमेशा इसमें वर्क करेगी। मयंक, दिस कैन बी यूज्ड फॉर स्मॉलर वेबसाइट्स ओनली। स्मॉलर वेबसाइट्स नहीं, बड़ी वेबसाइट्स पे भी। अब जैसे मैंने एप्पल का बताया, एप्पल आई थिंक इज क्वाइट अ बिग कंपनी, है ना। बट वही है कि ब्रूट फोर्स ऐसी चीज़ है जो मोस्टली जो बड़ी कंपनीज है वो हैंडल करती है। मतलब एक ब्रूट फोर्स इज नॉट अ रियली गुड अटैक, स्पेशली लॉगिन वाला, ठीक है। वो मतलब तुम एक्सपीरियंस के साथ जानोगे कि कौन सी वल्नरेबिलिटी है जो हर कंपनी में हो सकती है, और कुछ है जो अब मतलब गायब हो चुकी है। कुछ ऐसी वल्नरेबिलिटीज भी हैं जो अब कहीं पे नहीं है, ठीक है, बट उनको स्टडी किया जाता है, ताकि तुम्हें आगे जब कोई नई वल्नरेबिलिटी, हो सकता है तुम भी एक नई वल्नरेबिलिटी निकालो। सीवी बोलते हैं उसे, मतलब जो अब तक किसी ने नहीं दिखी थी, तुमने फर्स्ट टाइम देखी है, ठीक है। तो वो सब होता है। तो वही है कि पास्ट एक्सपीरियंस से नई चीज़ें बनती हैं। लेंस चेंज तो हुई है, इसमें काफ़ी डिफरेंट आई है, इसको चेक करते हैं डाल के एक बार इसमें हम। ठीक है, ये काम कर गया। एक और लैब सॉल्व हो गया, ठीक है। तो बेसिकली वही था। मतलब ठीक है, ब्रूट फोर्स ही था, कुछ ज़्यादा नहीं था, बट आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई, ब्रूट फोर्स वाली भी। मुझे लगता है जिसने उस दिन पूछा था वो बंदा नहीं है आज, ठीक है, बाकी सब तो बचे थे।
तो इसके बाद बाइनरी वाला करते हैं, मेरे को थोड़ा सेटअप करने का टाइम दे दो, 5-7 मिनट में फिर वापस करते हैं, ठीक है? मीटिंग लीव मत करना, कुछ खाना पीना है तो खा लो, ठीक है?
ठीक है, तो वापस स्टार्ट करते हैं। सब लोग हैं ना? ठीक है, तो बाइनरी एक्सप्लॉइटेशन एंड रिवर्स इंजीनियरिंग। ठीक है, अब इसमें मैं पहले ही हेड्स अप दे रहा हूँ, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हेड्स अप कि बेसिकली कि जो ये, जैसे वेब में मैंने कहा था कि वास्ट फील्ड है, ये भी बहुत ज़्यादा वास्ट फील्ड है, ठीक है। और वेब वेब में फिर भी लाइक जो वल्नरेबिलिटीज है ना, थोड़ी सी रैदर क्लियरली एक्सप्लेन्ड है हर जगह, ठीक है। तो तुम्हें मतलब यू हैव अ गुड आइडिया कि क्या क्या हो सकता है, ठीक है। उसमें थोड़ा सा डीमार्केटेड अच्छे से है। पॉनिंग और रिवर्सिंग में क्या है कि कह लो कि लाइक सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा ईजियर है, ठीक है। तो तुम्हें एक्चुअल एक्सप्लॉइट ढूंढने के ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इन कंपैरिजन टू अ वेब चैलेंज। एक प्रोग्राम को हैक करना इज टफर, ठीक है। मतलब एटलीस्ट अब ऑब्वियसली कोई बंदा उसमें एक्सपर्ट हो जाएगा, उसको वो आसान लगेगा। बट लाइक हम लोग जितने भी हैं, उनका तो यही एक्सपीरियंस रहा है अब तक। उसका रीज़न ये है कि डीमार्केटेड नहीं है अच्छे से चीज़ें, ठीक है। मतलब कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें जिनके देख के तुम पता लगा सकते हो कि क्या हो रहा है, बट नॉट ऑलवेज, ठीक है। तो ऑल्सो इसमें जो नॉलेज, जो थोड़ा सा, एक तो लर्निंग कर्व थोड़ा सा स्टीप रहता है, थोड़ा सा स्टीप रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं, बट स्टीप है। लाइक इसमें तुम्हें मेहनत डालनी पड़ेगी थोड़ी सी। और ऑल्सो कि अगर तुम इसका जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है कि ये प्रोग्राम सिस्टम में कैसे काम कर रहा है, अगर तुम्हें ये नहीं समझ आया, तो तुम जितना मर्जी कोशिश कर लो, तुम्हें आगे का पार्ट समझ नहीं आने वाला, ठीक है। तो इस वर्कशॉप में मैंने कोशिश, मतलब मैंने तो मोस्टली कोशिश की है कि तुम्हें प्रोग्राम मतलब पार्ट समझ आ जाए। और जो रिवर्स इंजीनियरिंग का तो हमने कुछ ज़्यादा टच ही नहीं किया है, और बाइनरी का भी एक सिर्फ एक चैलेंज किया है। उसका रीज़न ये है कि अगर तुम्हें ये समझ आ गया ना कि वर्किंग कैसे है, और उस चैलेंज में हम वो जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से कि तुम्हारा एक्चुअली बहुत सारा पार्ट कवर हो जाएगा। और तुम खुद से करोगे तो वो चीज़ तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी, ये चीज़ कि जो दो चीज़ें तुम्हें पढ़ाई गई हैं उनको रिलेट करके तुम तीसरी चीज़ कैसे कर पा रहे हो, ठीक है। तो तुम्हारा इसमें खुद का माइंड यूज़ होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ये उस तरह का रहने वाला है। ऑल्सो सी, बहुत बेसिक सी, अब तक मैं होप कर रहा हूँ सबको बेसिक सी तो आ गई होगी। कोई है जिसको अभी तक सी का बिल्कुल आइडिया नहीं है? ठीक है, मोस्ट प्रॉबेबली नहीं है, अच्छी बात है कोई नहीं है तो। मतलब ठीक है, और असेंबली भी चाहिए होगी, जिसको आती है वेल एंड गुड, जिनको नहीं आती कोई दिक्कत नहीं है, असेंबली में पूरा स्टार्टिंग से पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो इसमें ना थोड़ा सा इंटरेक्टिवली बात करते रहेंगे ताकि तुम्हें समझ आता रहे। थोड़ा सा ये कभी कभी स्टीप हो जाता है, ठीक है। तो मशीन कोड बताओ, क्या क्या तुम्हें मशीन कोड वर्ड सुना है किसी ने, या फिर कुछ आइडिया हो कि मशीन कोड क्या होता है? कोई भी मशीन कोड, मैंने पहले भी कहा था कि इंग्लिश के हिसाब से सोचो, उसको छोड़ दो कि हैकिंग के टर्म्स में क्या होगा। बस इंग्लिश में मशीन और कोड दो वर्ड हैं, क्या लगता है क्या हो रहा होगा? बहुत सही। मशीन में दो ही लेटर है हमारे पास, जीरो या वन, है ना। तो मशीन कोड भी जीरो और वन का ही कुछ होगा। अब जैसा मयंक ने कहा कि इंस्ट्रक्शन होगा, तो एक सीक्वेंस ऑफ जीरो एंड वन, जिनका एक्चुअली एक मीनिंग है मशीन के लिए, कि वो कुछ इंस्ट्रक्शन होगा कि मशीन को क्या करना है, ठीक है। अब मशीन अपने आप से तो कुछ कर नहीं सकती, उसको हमें बताना पड़ता है क्या करना है, राइट। तो वो इंस्ट्रक्शन जो होगा मशीन में भी हम जीरो या वन फॉर्म में डालेंगे, और किसी फॉर्म में उसको हम दे नहीं सकते कुछ, ठीक है। तो मशीन कोड एग्जैक्टली वही जीरो और वन का एक सीक्वेंस है, राइट। जो उस सीक्वेंस की डेफिनेशन है कि अगर ये सीक्वेंस है तो इसका मतलब ये है, ये सीक्वेंस है तो इसका मतलब ये है, ठीक है। तुम कोई भी कोड में, किसी भी लैंग्वेज में कोड लिखो, ठीक है, जब वो रन हो रहा होगा तो वो मशीन कोड की फॉर्म में ही होगा, मशीन को क्योंकि सिर्फ जीरो या वन समझ आता है।
ठीक है, कोई मर्जी लैंग्वेज ले लो, हो ही नहीं सकता कि वो 0 या 1 में ना कन्वर्ट हो। ठीक है, वो उसी में चल सकते हैं क्योंकि मशीन समझ ही हो सकता है। ठीक है, अब जो जो एक समझने वाली बात है वो ये है कि जो मशीन कोड है वो हर मशीन का सेम नहीं है। थोड़ा अजीब लगता है बट जैसे तुमको पता होगा तुम्हारे लैपटॉप में सब या सिस्टम में सीपीयू होता है। ठीक है, तो अलग अलग तरह के सीपीयू होते हैं बट मोस्टली जो आजकल सबके पास होगा, जो जो मैक पे नहीं है, मैक वालों अलग बाद में बात डिस्कस करते हैं, उनके पास जो होगा मोस्ट प्रोबेबली एक 64 बिट का कोई सीपीयू होगा। कभी सुने हैं 64 बिट 32 बिट आर्किटेक्चर? मतलब सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड करते हुए कभी कभी दिख जाता है कि 64 बिट के लिए कॉम्पेटिबल है, 32 बिट के लिए। ठीक है, सुना है। नाइस। ठीक है, तो ये जो है ना x86 आर्किटेक्चर है, x86 64 उसके ऊपर बेस्ड है। ये x86 64 जो 64 बिट तुम्हारी मशीन है उसको आर्किटेक्चर बोलते हैं। वो आर्किटेक्चर के अंडर जो भी मशीन आएगी वो उस एक सेम सिंटैक्स फॉलो करेगी। उससे डिफरेंट कुछ होगी तो अलग सिंटैक्स फॉलो करेगी। सिंटैक्स का मतलब कि उसमें एक मशीन इंस्ट्रक्शन जो किसी और में कुछ है उसमें कुछ और करेगी वो सेम मशीन इंस्ट्रक्शन, सेम 10 का सीक्वेंस। ऐसा हो सकता है। ठीक है, फिर x86 64 जो है ना वो अब से कुछ साल पहले 32 बिट मशीन ही होती थी। ठीक है, तुम्हारा जो विंडोज एक्सपी टाइप का जो सिस्टम होता था वो 32 बिट होता था, उसमें 64 बिट नहीं था। तो वो x86 मशीन होती थी। ठीक है, एक हो गया उसके बाद एप्पल, जो हम ए आर एम है, वो ए आर एम है जो कम्प्लीटली दोनों सेपरेट है। x86 और x86 64 सिमिलर है। ठीक है, और x86 पुराना है, x86 64 नया है। और x86 64 के जितने भी एप्लीकेशन होते हैं वो x86 के compatible होते हैं। ठीक है, मतलब 64 बिट की जो भी मशीन होगी उस पर x86 के सारे प्रोग्राम चलते हैं। ठीक है, और ए आर एम जो है वो एप्पल का है, वो काफ़ी डिफरेंट इंस्ट्रक्शन सेट है। ठीक है, उसमें हम बाद में बात करते हैं थोड़ी सी अगर टाइम बचा तो। बट लाइक अभी हम जिस पे फोकस करेंगे x86 पे करेंगे। ऑल दो अब लेगेसी हो गया है बट उसकी सिंप्लिसिटी के कारण उसको असेंबली समझने के लिए हमेशा यूज़ करते हैं। मोर ओवर मोस्टली चैलेंजेस में भी तुम वही देखोगे। और अभी भी हर बहुत सारे प्रोग्राम जो लेगेसी बेस्ड कोड पे चल रहे हैं, कोड बेस पे चल रहे हैं, वो x86 ही है क्योंकि तुम्हारे सिस्टम x86 सपोर्ट करता है। ठीक है, तो इस स्लाइड में बस वही लिखा है मैंने। तो अब बात करते हैं असेंबली की। किसने सुना है असेंबली के बारे में? असेंबली लैंग्वेज वर्ड। किसने सुना असेंबली? ओके, ठीक है, मैं बता देता हूँ। देखो मशीन लैंग्वेज क्या है, तुम समझ रहे हो कि 1010 का कुछ सीक्वेंस है। अब तुम ये देखो कि जब मशीन कंप्यूटर स्टार्ट हुए थे तब तो इतना कुछ था नहीं सिस्टम में, इतना वो सब मतलब ग्राफिकली नहीं था। एक टर्मिनल होता काला सा, उसमें कोड करना होता था। और वो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी सी बहुत लेट आई है। मशीन मतलब पहले आ गई थी, काइंड ऑफ, ऐसा समझो। काइंड ऑफ मतलब ऐसा मान लो कि मशीन कोड एक टाइम पे ऐसा था कि मशीन कोड करना पड़ रहा था, मतलब ऐसा टाइम पीरियड था। अब तुम उसे समझो कि कितनी दिक्कत आती होगी कि तुम्हें 1010 में कोड लिखना है। तुम रियलाइज कर रहे हो कि 1010 में कोड कितना ज़्यादा टीडियस हो जाएगा लिखना। मतलब आई होप सब रियलाइज कर पा रहे होंगे ये चीज़ को, तो ऑब्वियसली कि 1010 में इंसान के लिए कोड लिखना तो मुश्किल है। मशीन के लिए आसान है, इंसान के लिए मुश्किल है। तो क्या करें? तो ऑब्वियस आइडिया कि भाई हमें पता है कि ये 1010 का सीक्वेंस ये करता है, ये 1010 का सीक्वेंस ये करता है। तो एक ट्रांसलेटर बना लो डायरेक्ट। ठीक है, ट्रांसलेटर वर्ड बोलना थोड़ा गलत है बट एसेंशियली असेंबली लैंग्वेज वही है कि उसको इंग्लिश में बेसिकली दे दिया है हमें। ठीक है, हर एक सीक्वेंस का इंग्लिश में क्या बनेगा हमें वो मिल जाता है असेंबली में, तो हम वो हमारे लिए ह्यूमन रीडेबल हो गया। ठीक है, थोड़ा सा ह्यूमन रीडेबल हो गया, तुम समझोगे अभी कि कैसे। कि कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं और कुछ मतलब हर एक इंस्ट्रक्शन को जो 1010 में जो इंस्ट्रक्शन है उसको हम किसी तरह से इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं और हर इंग्लिश वाली को उस 1010 में कन्वर्ट कर सकते हैं। असेंबली लैंग्वेज का ये पर्पज़ है। ठीक है, और ये मशीन कोड के अब तक सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट जो लैंग्वेज है मशीन कोड की यही है।
ठीक है। अब जो मशीन असेंबली लैंग्वेज है ना, उसमें जनरल जो कमांड होती है ना, ऐसी होती है कि एक कमांड, फिर एक ऑपरेंड, और फिर कॉमा एक और ऑपरेंड। ठीक है। और असेंबली लैंग्वेज की भी अपने सिंटैक्स है, देखो इंग्लिश है। ठीक है। अब इंग्लिश इंग्लिश तो है, बट ऑब्वियसली जैसे अब पाइथन हो गया, ठीक है, जावा हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, ठीक है, ये सब लैंग्वेजेस हैं, अपना अपने तरीके से वर्किंग करती है ना। बट ऐसा तो नहीं ना कि जो तुम ऐसा कुछ तुम पाइथन में कर सकते हो तो सी प्लस प्लस में नहीं कर सकते, ऐसा तो कुछ नहीं है। ठीक है। और बल्कि ये भी बहुत ज़्यादा ब्रॉड एग्जांपल हो गया, असेंबली में बेसिकली इंग्लिश के भी सिंटैक्स है। जब असेंबली बन रही थी तो दो कंपनीज ने बेसिकली अपना अपना सिंटैक्स दे दिया, एक इंटेल ने और एक एटीएनटी ने। ठीक है। तो एटीएनटी बस एक्चुअली ज़्यादा चलता है टेक्निकली, बट इंटेल वाला ज़्यादा सिंपल है, और लाइक समझने के लिए इंटेल वाला इज़ बेटर। तो हम अभी इंटेल वाले पे ही काम करेंगे, ठीक है, इंटेल वाला समझेंगे, सीखेंगे, और उसी पे काम करेंगे। ये मैंने लिंक दिया है एक x86 का, ठीक है, इस पे ज़रूर चले जाना और इसको पूरा पढ़ लेना, तो थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ ये वर्कशॉप से क्लैरिटी सबको नहीं आएगा, काफ़ियों को आ जाएगा बट सबको नहीं आएगा। ठीक है। तो अब देखो, रजिस्टर के, ठीक है, तुम अपनी नॉर्मल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी यूज़ करते हो ना, कोई एक लैंग्वेज जो भी यूज़ करते हो उससे कंपेयर करते रहना, मैंने उस तरह से कोशिश की है समझाने की। ठीक है। असेंबली के अंदर तुम्हारे सी है, ठीक है, मान लो सी है या पाइथन है, कोई भी लैंग्वेज है, तुम वेरिएबल बनाते हो कि नहीं बनाते हो? वेरिएबल होता है ना उसके अंदर एक, राइट। तो असेंबली के अंदर वेरिएबल बनाने का कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है। वेरिएबल की जगह हमें रजिस्टर यूज़ करने होते हैं। वो रजिस्टर क्या है कि सीपीयू के अंदर प्री बिल्ट होते हैं। ठीक है। वो मेमोरी लोकेशंस हैं जो बहुत फास्ट होती है, और सीपीयू के अंदर प्री बिल्ट होते हैं। ठीक है। तो x86 आर्किटेक्चर में हमें बेसिकली 8 जनरल पर्पस रजिस्टर मिलते हैं। ठीक है। और इनका नेमिंग कन्वेंशन क्या है कि देखो, ए बी सी डी, ठीक है, पीछे ई लगा दो, सब में आगे एक्स लगा दो। ठीक है। उसके बाद एक ई एस आई होता है और एक ई डी आई होता है। ठीक है। ये मेन हमारे जिस तरह जिन पे हम काम करेंगे, फिर ई एस पी और ई पी पी होता है। इसकी नेमिंग कन्वेंशन थोड़ी सी फनी टाइप की है। ई ए एक्स क्या है ना, ये 32 बिट का है। ठीक है। ये याद रखना कि x86 में हर रजिस्टर 32 बिट का है। 32 बिट बताओ कितने बाइट्स हुआ? मैंने पढ़ाया था ये चीज़। हाँ ठीक है, 4 बाइट हुआ। ठीक है। तो अब मान लो मेरे को सिर्फ 16 बिट्स का चाहिए था, तो उसको मैं ई एक्स की जगह ए एक्स बोल देता हूँ, ई हटा देता हूँ। ठीक है। ई का मतलब, ई का जो फुल फॉर्म है वो एक्सटेंडेड ए एक्स है। ठीक है। तो ऐसे याद रख लो कि ए एक्स छोटा वाला है, और फिर ई एक्स एक्सटेंडेड ई एक्स बड़ा वाला है। ठीक है। उसके बाद मान लो मेरे को ए एक्स को भी 8 में तोड़ना है, तो क्या करूँगा? तो अगर मैं छोटे वाले 8 में तोड़ रहा हूँ तो मैं उसको ए एल बोल दूंगा। ए एल मतलब ए लोअर। ठीक है। और ए एच मतलब ए हायर। ठीक है। ये नेमिंग कन्वेंशन समझ आ गई तुम्हें? ठीक है। ये पार्ट क्लियर है, रजिस्टर्स क्या है और उनका नेम किस तरह से हो रहा है? ठीक है। ठीक है, कूल। अब हम बढ़ते हैं आगे स्टैक पे। देखो, सिस्टम के अंदर जो मेमोरी होती है ना, वो बेसिकली एक स्टैक होता है। किसी को पता है स्टैक क्या होता है? किसने सुना हो कभी स्टैक वर्ड? रियल लाइफ में तो शायद हाँ सुना होगा, मतलब हाँ पाइल, हाँ वही मैं एग्जैक्टली पाइल है। ठीक है। अब तुम्हें एक छोटा सा विजुअलाइजेशन करने को बोल रहा हूँ। ठीक है। मान लो कॉइन्स की पाइल है। ठीक है। हाँ ठीक है, मैं लीफो बिल्कुल सही बोला है। बेसिकली कि क्या है कि मान लो कॉइन्स की एक पाइल है। ठीक है। तुम्हें उसमें कॉइन डालना है, तो तुम कॉइन कहाँ डालोगे ताकि कोई जो बाकी पाइल है डिस्टर्ब ना हो? तुम कॉइन कहाँ डाल सकते हो? तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, टॉप पे डालोगे उसके, है ना? बिल्कुल सही। अब तुम्हें कॉइन मान लो एक निकालना है, तो भी तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, बिना पाइल को गिराए, वो भी टॉप से निकालोगे, राइट। ठीक है। तो बेसिकली